नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए जीपीबी 322 की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी। माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी जो अपनी सब्जेक्ट है वो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है दोस्तों। और जो माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें अपने को पढ़ना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको कृत्रिम विधि से कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मतलब उनका गुणन किया जाता है, और कम समय में उनकी अधिक से अधिक संख्या कैसे प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से अपन माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी में संपूर्ण अध्ययन करना है। संपूर्ण टॉपिकों की मैंने एक ही लेक्चर में क्लास रिकॉर्ड की है। और जो टोटल सब जो टॉपिक है दोस्तों अपने, जो माइक्रो प्रोपेगेशन और इन्वर्टर, मतलब जो कृत्रिम संवर्धन होता है, जो संवर्धन माध्यम होता है उस पर पौधे तैयार करते हैं, उसी से रिलेटेड है दोस्तों संपूर्ण सिलेबस। अपन सभी टॉपिकों की आसानी से और इजी लैंग्वेज में चर्चा करेंगे। चार्ट बनाकर सभी टॉपिकों को आसान भाषा में समझाया गया है, बस आपको समझना है। अगर कोई बाहर से भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आसानी से अटेंड कर लोगे। जो अपने टॉपिक है उनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं इस सब्जेक्ट के। टोटल अपने 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? पेपर सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में अगर पेपर सॉल्यूशन और संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करें तो क्लास लंबी हो जाएगी। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और क्लास को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 8690596638 पर आप मैसेज कर सकते हो। ओनली व्हाट्सअप मैसेज, कॉल वगैरह नहीं करना है। और अगर आप को पीडीएफ वगैरह एग्रीकल्चर से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इसके बाद में है कि इसके बाद में क्लासेस किसकी आएगी? जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इसके ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन आएगा, और इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपन क्लासेस डालेंगे। और इसके बाद में एक क्लास सभी की डिमांड रहती है कि आफ्टर बीएससी के बाद में क्या स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि बीएससी के बाद में क्या स्कोप है, इसकी एक वीडियो बनाओ। और एक वीडियो की मतलब जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है कि अब क्या करें, वो कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। अब बिना देरी की हुए चलते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की ओर। टॉपिक नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज की क्लास का अपने को पढ़ना है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट इन विट्रो कल्चर एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। दोस्तों पहला टॉपिक पढ़ोगी तो दूसरा आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन जैसे पढ़ेंगे ना, जिससे समझ में आएगा वैसे ही आगे वाले टॉपिक आएंगे। अगर पहला टॉपिक ही समझ में नहीं आए तो आगे वाले टॉपिक बिल्कुल भी समझ में आने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि पहले टॉपिक में अपने को कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि सब्जेक्ट को पढ़ना क्या है। फिर इसके बाद में कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते एंड के जो टॉपिक है वो शुरुआत पर बेस्ड है। तो अपने को क्या करना है? प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझ के जाना है। देखिए दोस्तों, अपने को दो चीज के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मीनिंग पढ़ने हैं, कि एक तो इनविट्रो कल्चर क्या होता है और एक माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनविट्रो कल्चर या कृत्रिम संवर्धन क्या होता है। कृत्रिम संवर्धन आपने नाम तो सुना होगा, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारे को तो कृत्रिम संवर्धन का पता ही नहीं कैसे करते हैं। अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे कि एक अपने पास कोई भी कर्तोतक है, कोई भी पेड़ है, उसका भाग लेकर अपन कैसे कृत्रिम संवर्धन पर पौधा तैयार करते हैं, संपूर्ण की चर्चा करेंगे एक ही क्लास में। देखिए दोस्तों, अब इनविट्रो कल्चर के बारे में सबसे पहले अपने को इसका परिचय जानना है कि ये इनविट्रो कल्चर है क्या। देखिए दोस्तों, जो कृत्रिम संवर्धन है इसमें क्या किया जाता है? पौधे के स्वस्थ एवं तरुण भाग से कर्तोतक लेते हैं, एक्सप्लांट लेते हैं, सही। इसको लेकर क्या करते हैं? संपूर्ण पादप का निर्माण करते हैं। आई होप समझे होंगे कि कृत्रिम संवर्धन है, इनविट्रो कल्चर है, इसमें क्या करते हैं? पौधे के स्वस्थ एवं तरुण भाग से क्या लेते हैं? एक्सप्लांट लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्तोतक लेते हैं। कर्तोतक की भी डिटेल से चर्चा करेंगे क्या होता है। कर्तोतक ले लिया, उससे क्या किया जाता है? उसको संवर्धन माध्यम पर रखकर क्या करते हैं? संपूर्ण पादप का निर्माण करते हैं। एक तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों की कृत्रिम संवर्धन क्या है। अब देखिए दोस्तों, जो उत्तक संवर्धन है, उत्तक संवर्धन निर्जमीकृत मतलब स्टरलाइज्ड परिस्थितियों में उपयुक्त पोषक माध्यम पर,
उपयुक्त पोषक माध्यम पर जीवित पादप कोशिकाओं या उत्तकों अंगों को विकसित करने की क्या है प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों दोबारा से समझिए कि जो उत्तक संवर्धन है, अपन कृत्रिम संवर्धन की बात कर रहे थे, ये किसी स्टरलाइज्ड परिस्थितियों मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए उस माध्यम में, उस कर्तोतक पर कहीं भी। हर चीज को यूज में लेंगे तो वो कैसे लेंगे, स्टरलाइज्ड के रूप में यूज में लेंगे। तो ये बोल रहा है कि जो निर्जमीकृत परिस्थितियों में क्या लेते हैं, एक पोषक माध्यम लेते हैं। पोषक माध्यम पर क्या लेते हैं, कर्तोतक को पोषक माध्यम में डालेंगे, संवर्धन माध्यम में डालेंगे। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, इससे बनेगी जीवित पादप कोशिकाएं बन जाएगी, उत्तक बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे। अंग बनने के बाद में एक संपूर्ण पौधा तैयार हो जाएगा। तो यही क्या है दोस्तों, इन विट्रो कल्चर। आई होप आपको पहले और दूसरे से समझ में आएगा। इसके बाद में तीसरा और देख लेते हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती है, कोई एक्सप्लांट लेते हैं, वो उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर मतलब एक संवर्धन देते हैं, एक माध्यम देते हैं उस पौधे को विकसित होने के लिए। मतलब जो पादप कोशिकाएं एक्सप्लांट लेते हैं, उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर क्या करते हैं उसको, वो क्या होती है, अनिश्चित काल तक विभाजित रहती है। जो एक्सप्लांट अपन ने लिया, कोई कर्तोतक भाग लिया किसी भी पादप का, वो संवर्धन माध्यम पर क्या रहता है, विभाजित होता रहता है और क्या करता है, संपूर्ण पादप उत्पन्न करता है। दोस्तों ये किसी पादप या किसी जीवित अंग में नहीं होता है, ये बाहर की ओर होता है, किसी संवर्धन माध्यम पर होता है। ऐसे नहीं कि किसी पादप का निर्माण हो रहा है तो किसी पादप से हो रहा है, या किसी जीव का निर्माण हो रहा है तो किसी जीव में हो रहा है, ये संवर्धन माध्यम पर हो रहा है। आई होप आपको कृत्रिम संवर्धन समझ में आएगा। कृत्रिम संवर्धन में क्या करते हैं, एक पौधे का कर्तोतक भाग लेते हैं, उसका क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम पर रखते हैं। संवर्धन माध्यम पर रखने के बाद में उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होने से क्या बनेंगे, डिवीजन होने से उसके अंग वगैरह बनेंगे। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार पौधा बनने को ही क्या कहते हैं, कृत्रिम संवर्धन बोलते हैं, इन विट्रो कल्चर बोलते हैं। आई होप समझ में आएगा। इसके बाद में है कि इसकी विशेषताएं क्या है, जो इन विट्रो कल्चर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए दोस्तों, कृत्रिम संवर्धन जो होता है वो किस में होता है, टेस्ट ट्यूब पर होगा, पेट्री डिश में होगा या फ्लास्क में होगा। जो अपन इन विट्रो कल्चर लेते हैं वो किस कहां पर होता है, टेस्ट ट्यूब में होगा, पेट्री डिश में होगा, फ्लास्क में होगा। अर्थात जो जीवित जीव होता है उससे बाहर होता है, जीवित जीव के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती है। ये किसी संवर्धन माध्यम पर होगी, किसी टेस्ट ट्यूब में, पेट्री डिश में या फ्लास्क में होगी। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों, उत्तक संवर्धन ओनली पादपों में होता है, उत्तक संवर्धन जंतुओं में नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में है, उत्तकों को किस पर उगाया जाता है, पोषक माध्यम पर, पोषक मीडिया पर, न्यूट्रिएंट मीडिया पर क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। जो उत्तक होता है उसको संपूर्ण पौधा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उत्तकों को जनक जीव से बाहर संवर्धित करते हैं, मतलब जनक जीव के अंदर नहीं, किसी पोषक माध्यम पर क्या करते हैं, संवर्धित करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में होगा। इसके बाद में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब जो अपन संपूर्ण सिलेबस पढ़ेंगे उसमें ये टर्म्स को समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये आगे काम में आएगी। देखिए दोस्तों, वह प्रोसेस अपने को क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन या विभेदन। क्या पढ़ना है, विभेदन या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है दोस्तों, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, विभज्योतक होता है। विभज्योतक जो कोशिकाएं होती है वो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में, उत्तकों में या अंगों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब क्या है, एक मेरिस्टेम सेल है, विभज्योतक सेल है। विभज्योतक सेल क्या होती है, एक प्रोसेस में दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बदल जाएगी, या उत्तकों में बदल जाएगी, या अंगों में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और वो एक दूसरे से अंग भी भिन्न होंगे, कोशिकाएं भी भिन्न होंगी और उत्तक भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विभेदन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की और वी विभेदन। क्या है दोस्तों, वी विभेदन। डी डिफरेंशिएशन, ये क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्वस्थ और संगठित क्या होते हैं, उत्तक होते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं, असंगठित उत्तक का। मतलब जो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसमें उत्तकों वगैरह अंगों का निर्माण होता था। इसमें क्या होता है दोस्तों, विभेदन में क्या होता है, कोई स्वस्थ संगठित उत्तक है वो किसमें चेंज होगा दोस्तों, वो होगा असंगठित उत्तक में। किसमें होगा दोस्तों, असंगठित उत्तक में। अब देखिए दोस्तों, तीसरी टर्म है रीडिफरेंशिएशन। क्या है दोस्तों, रीडिफरेंशिएशन।
विभेदित कोशिकाएं विभाजन की क्या कर देती है, जो डिफरेंशिएटेड सेल है, डी डिफरेंशिएटेड सेल है, वो क्या कर देती है, विभाजन की क्षमता क्या कर देती है, खो देती है। मतलब इनमें एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि जो विभेदन कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा, और मैं इसको समझाऊं कि विभाजन की क्षमता कैसे होती है। जैसे अपना कोई छोटा सा पौधा है, उसको बीज को लगाया तो सबसे पहले वो क्या होगा, उगेगा। उगने के बाद में क्या होगा, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा नीचे की ओर क्या होंगे, नीचे की ओर जो भी सेल्स होगी वो क्या कर देगी, विभाजन की क्षमता खो देगी। मतलब उसमें नीचे पत्तियां वगैरह नहीं निकलती, आपको बताओ तो ओनली क्या निकलते हैं, वो जो पेडी है, पेडी बन जाती है, एक ब्रांच बन जाती है, उसके क्या नहीं निकलती, पत्तियां नहीं निकलती, शाखाओं के क्या निकलती है, उसकी जो ऊपर की शाखाएं हैं उसी पर निकलती है। नीचे से क्या होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, विभेदन की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। विशिष्ट कार्य के लिए क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, जो विभेदित कोशिकाएं होती है क्या कर देती है, विभाजन की क्षमता खो देती है, और ये विशिष्ट कार्य के लिए क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। जैसे नीचे वाला भाग में क्या करेगा, एक तो जो उसमें उत्तक वगैरह होंगे, जैसे जाइलम फ्लोएम हो गए, इनके द्वारा भोजन वगैरह जाएगा, और वो उसको क्या करेगा, संपूर्ण पौधे को क्या करेगा, सहारा प्रदान करेगा। मतलब इनका भी एक विशिष्ट कार्य के लिए परिपक्व हो जाते हैं, और क्या होते हैं, विभेदन की क्षमता खो देते हैं। आई होप आपको ये समझ में होगा। इसके बाद में है रीजनरेशन। आपने फॉरेस्ट्री में समझा होगा, बस वही टर्म है दोस्तों। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संवर्धित करतों से क्या करना है, संवर्धित एक्सप्लांट से क्या करना है, संपूर्ण पादप का क्या होना, विकास होना। मतलब या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। जो संवर्धित कर्तोतक है, कर्तोतक को संवर्धन माध्यम पर अगर रख दिया तो वो क्या होता है, संवर्धित कर्तोतक हुआ। अब उससे किसका बनना, उससे संपूर्ण पादप का विकास होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, रीजनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रीजनरेशन कहलाता है। इसके बाद में है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब अंग जनन। अंग जनन क्या होता है दोस्तों, कोशिकाओं से अपस्थानिक जड़ों परोहों का निर्माण होना, या सीधा सा है अंगों का निर्माण होना। कोशिकाओं से जो एक्सप्लांट की जो कोशिकाएं होती है, उत्तक होते हैं, उनसे किसका निर्माण होना, जड़ों का निर्माण हो गया, और किसका निर्माण हो गया, परोहा का निर्माण हो गया। तो जड़े और परोहा के बीच में पूरा पादप का भाग आ जाएगा। तो यही क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन। इसमें क्या होते हैं, अंग बन जाते हैं। टोटियोपोटेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एक पादप कोशिका की वह क्षमता जो क्या कर सकती है, संपूर्ण पौधा को उत्पन्न कर सकती है। पादप की एक क्या लेंगे, ओनली एक सेल लेंगे जो क्या कर सके, संपूर्ण पौधे का निर्माण कर सके। इसी को क्या बोलते हैं, इसी क्षमता को, इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं दोस्तों, टोटियोपोटेंसी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में होगा। और जो ऐसी कोशिका होती है जो संपूर्ण पादप को निर्माण कर देती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टोटिपोटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टोटिपोटेंट कहते हैं। इसके बाद में है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है दोस्तों, एम्ब्रियोजेनेसिस पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपने आगे आएगा डिटेल से। इसमें क्या होता है, एकल भ्रूण जनित कोशिका होती है। क्या होती है, एकल भ्रूण जनित कोशिका होती है, जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, भ्रूण का निर्माण होता है। एकल भ्रूण जनित कोशिका होगी जिससे अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। भ्रूण जनित जो कोशिका अपन ने यहाँ पर क्या ली, भ्रूण जनित कोशिका ली, इसकी जगह अविभेदित केलस भी ले सकते हैं। आई होप आपको टर्म समझ में आएगी, उसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब अपन इन विट्रो जो कल्चर होता है उसमें क्या क्या स्टेप अपनाते हैं। अब आपको इन विट्रो कल्चर किसी भी पौधे का या किसी से भी रिलेटेड पूछ ले तो ये स्टेप लिख देना, प्रोसीजर पूछे तो ये स्टेप लिख देना, रामबाण सिद्ध होगी। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले तो करते हैं आइसोलेशन ऑफ टिश्यूज। मतलब क्या करते हैं, जो उत्तक है, एक्सप्लांट के रूप में जो उत्तक होते हैं उनको क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। मान लो किसी पादप का अपने को क्या करना है, अपने को संवर्धन करना है। जैसे मान लो नींबू ले लिया, अब नींबू का एक क्या लेंगे, टिश्यू को अलग करेंगे। नींबू के मान लो इस पौधे में लक्षण वगैरह सब कुछ बढ़िया है, उसका क्या ले लिया, टिश्यू ले लिया। टिश्यू कैसे लेते हैं, निर्जमित ब्लेड से लेते हैं। कैसी से,
निर्जमित ब्लेड से लेते हैं और पौधों के रोग मुक्त भागों से लेते हैं। कहां से लेते हैं? रोग मुक्त भागों से लेते हैं और निर्जमित ब्लेड से लेते हैं। और ये क्या क्या लेते हैं? अगर टिश्यूज के रूप में ले तो पत्ती ले लेंगे, तना ले लेंगे, कली ले लेंगे। और इन उत्तकों को फिर क्या करेंगे दोस्तों? पृथक करेंगे, मतलब पृथक करके क्या करेंगे? निर्जमित करेंगे। इन तना पत्तियों आदि से क्या करेंगे? उत्तक को पृथक करेंगे। उत्तक को पृथक करने के बाद में इनको क्या करेंगे? निर्जमीकृत करेंगे। आई होप आपको पहली स्टेप समझ में आएगी। अब दूसरी में क्या होता है दोस्तों? रीजनरेशन ऑफ कैलस फॉर्मेशन। क्या होता है दोस्तों? इसमें जैसे इसको अलग करके अपन क्या करेंगे? संवर्धन माध्यम पर रखेंगे तो रीजनरेशन स्टार्ट होगा और कैलस का फॉर्मेशन क्या होगा? स्टार्ट होगा। कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है दोस्तों? उसमें भ्रूण बनना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। भ्रूण बनना स्टार्ट हो गया। इसके बाद में क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब अंग बनना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? प्रोह बढ़ जाएगी और क्या बढ़ जाएगा? प्रोह बन गया, मूल बन गई और एब्रियोजेनेसिस में भ्रूण बन गया। तो वो अपना संपूर्ण पादप तैयार हो गया दोस्तों। ये ही क्या है? इन विट्रो कल्चर की क्या है? बेसिक स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। एब्रियोजेनेसिस के बारे में मैं पहले बता चुका, रेप्लिकेशन वगैरह, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में भी बता चुका। आइसोलेशन ऑफ टिश्यू में क्या करते हैं? निर्जमीकृत पौधे के रोग मुक्त भागों से क्या लेते हैं? तना पत्तियां वगैरह लेते हैं। इनसे क्या करते हैं? टिश्यू को अलग करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। इसके बाद में क्या होता है? रीजनरेशन, कैलस फॉर्मेशन, कैलस का निर्माण होता है। फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर क्या बनेंगे? अंग बनेंगे। फिर इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एक संपूर्ण पादप तैयार हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? इन विट्रो कल्चर की स्टेप्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है दोस्तों माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या होता है? सूक्ष्म संवर्धन क्या होता है? सुना तो होगा दोस्तों। ये प्रोपेगेशन नाम सुना है तो माइक्रो प्रोपेगेशन उसी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, प्रोपेगेशन में क्या करते हैं? किसी की पादप की संख्या में क्या करना? बढ़ावा करना। अब इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या करते हैं? उत्तक संवर्धन की तकनीकियों द्वारा वानस्पतिक प्रसारण, कम समय में अधिक से अधिक पौधे उत्पन्न करवाना। मतलब क्या करते हैं? प्रोपेगेशन में पौधे की संख्या में क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं। उनमें क्या करते हैं? प्रसारण करते हैं। अब दोस्तों माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या करनी है? टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। 12वीं की एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा होगा, प्रोपेगेशन का चैप्टर था, वहां पर लास्ट में उत्तक संवर्धन दे रखा था। तो वही है दोस्तों माइक्रो प्रोपेगेशन, मतलब टिश्यू कल्चर की जो तकनीकें हैं उनका यूज करके क्या करना? वानस्पतिक प्रसारण करना, कम से कम समय में अधिक से अधिक पौधों की संख्या उत्पन्न करना। ये क्या होता है दोस्तों? माइक्रो प्रोपेगेशन। डेफिनेशन अपन ने समझ ली, मेथड वगैरह, स्टेप वगैरह, स्टेज आसानी से और बढ़िया चार्ट में अपन आगे की ओर समझेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सिक्वेंस बहुत कम बनते हैं, डेफिनेशन वगैरह बनती है, इनविट्रो की प्रोसेस वगैरह पूछ लेते हैं। पर दोस्तों ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझोगे तभी आगे के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। इसके बाद में है दोस्तों इनविट्रो कल्चर और जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, इसकी क्या है? इसकी इतिहास पढ़ना है। इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे, क्या क्या किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, पर एक न्यू टाइप वगैरह में पूछ लेता है, कभी वैज्ञानिक भी पूछ लेता है कि इनविट्रो कल्चर से रिलेटेड 5 वैज्ञानिकों के नाम बताइए और उनके कार्यों को लिखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बताइए। तो ये आपको बताना जरूरी है। जो हेबरलैंड थे दोस्तों, हेबरलैंड एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1902 में क्या किया? काई कोशिकाओं से भ्रूण का विकास किया। जो काई कोशिकाएं होती है, सोमेटिक सेल्स होती है, उनसे सोमेटिक एम्ब्रियो का क्या किया? विकास किया। आई होप आपको हेबरलैंड का जो कार्य है वो समझ में आया होगा। इसके बाद में है रॉबिन्स और कोटी। इन्होंने क्या किया दोस्तों? मक्का और जो मटर है उनमें मूल शिकागर को क्या किया? उनके मूल शिकागर को सफल रूप से संवर्धित किया। क्या किया? मक्का और जो मटर है उसकी मूल शिकागर को सफल रूप से क्या किया? संवर्धित किया। इसके बाद में है शनो नामक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या किया? एदा की सक्रियता को उत्तेजित करने के लिए IAA का प्रयोग किया। मतलब क्या? एदा की सक्रियता के लिए उन्होंने बताया कि जो IAA होता है, इंडोलेसिटिक एसिड होता है, ऑक्सीन का एक प्रकार है। ये क्या करता है? एदा की सक्रियता को प्रेरित करता है। इसी को ये किसने बताया दोस्तों? सनो ने बताया। सनो नामक वैज्ञानिक थे, 1935 में बताया। स्टीवार्ड ने किनके बारे में बताया? जो स्टीवार्ड थे उन्होंने किसके बारे में बताया? टोटियोपोटेंसी के बारे में ओनली बताया। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। टोटियोपोटेंसी को डिटेल से समझने के बाद में
लाविस लुइस लुटशन क्या है दोस्तों, लुइस लुटशन, इन्होंने 1922 में क्या किया, जो आर्किड है उसमें प्रथम भ्रूण का अंकुरण किया। क्या किया, प्रथम भ्रूण का अंकुरण किया लुइस लुटशन ने। इसके बाद में है दोस्तों गाविनो रोटोर। क्या है दोस्तों, गाविनो रोटोर, इन्होंने क्या किया, प्रथम कृत्रिम कायिक संवर्धन में किया। क्या किया, प्रथम कायिक प्रथम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया इन्होंने, गाविनो रोटोर ने 1949 में। FC स्टीवार्ड, गाजर में क्या किया, भ्रूण जनन किया। ये थोड़े वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, इसके बाद में जिससे कोई टॉपिक से रिलेटेड वैज्ञानिक होंगे वो मैं टॉपिक में कवर करवा दूंगा। इसके बाद में है दोस्तों एडवांसमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। मतलब क्या पढ़ना है कि अपना जो माइक्रो प्रोपेगेशन है इसका क्या तो भविष्य में उपयोग है, क्या तो इसकी भविष्य में संभावनाएं हैं, और माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा क्या क्या उन्नतियां कर ली गई है, क्या क्या ऐसे प्लांट्स तैयार किए गए, क्या क्या ऐसी विधियां तैयार की गई है जिसमें माइक्रो प्रोपेगेशन की संभावना हो, और जिन्होंने जो वर्तमान समय में जो हासिल किया, उन्नति हासिल की है, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, देखिए वर्तमान में उत्तक संवर्धन और कोशिका संवर्धन के द्वारा विश्व भर में कितने पौधे उत्पन्न हो चुके हैं दोस्तों, 180 से 200 मिलियन पौधे क्या हो चुके हैं, उत्पन्न हो चुके हैं। किसके द्वारा, कोशिका संवर्धन के द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा। इसके बाद में है दोस्तों पारंपरिक पादप उत्पादन को, जो पारंपरिक पादप उत्पादन थे उनमें तो कम में पौधे अपन उत्पन्न करा पाते थे, बीज भी कम उत्पादन प्राप्त करा सकते थे और कोई सुधार भी नहीं कर सकते थे। पर जो सूक्ष्म प्रवर्धन है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, जो पारंपरिक पादप उत्पादन होता था उसकी जगह क्या होने लग गया, आजकल सूक्ष्म पादप प्रवर्धन होने लग गया। इसमें क्या है दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में होगा। इसके बाद में है माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा क्या क्या तैयार किया गया है। देखिए दोस्तों, ऑर्नामेंटल ट्रीज, मतलब जो अलंकृत पौधे हैं वो तैयार किए गए हैं। फ्रूट ट्रीज एंड स्मॉल फ्रूट्स, मतलब छोटे जो फल वाले पौधे हैं वो, और जो फ्रूट के ट्रीज है वो तैयार किए गए हैं। वेजिटेबल्स तैयार की गई है, और जो एग्रीकल्चर प्लांट, मतलब जो अपने एग्रीकल्चर में, कृषि विज्ञान में जो भी पेड़ पौधे होते हैं, फसलें होती है, उनको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों, माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद में है दोस्तों, जो माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं ये करते क्यों है, उद्देश्य क्या है करने की। देखिए दोस्तों, एक तो हाइयर प्रोडक्टिविटी के लिए, अधिक उत्पादन क्षमता के लिए, एक एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन, मतलब जो पैथोजन है, रोगजनक, उनको पौधे से हटाने के लिए, आपको पता है निर्जमीकरण की प्रक्रिया करते हैं, तो ये किस लिए करते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह है उनको हटाने के लिए। अब इसके बाद में है दोस्तों रैपिड मल्टीप्लेक्शन ऑफ न्यू जीनोटाइप्स, मतलब जल्दी से क्या हो जाता है, गुणन हो जाता है। जो भी जीनोटाइप है उनमें क्या हो जाता है, गुणन हो जाता है। इसके बाद में इसके लिए इसको माइक्रो प्रोपेगेशन को यूज करते हैं। इसके बाद में सोमोक्लोनल जो वेरिएशन होती है उसको सिलेक्शन, उसका चयन करने के लिए, और इंड्यूस्ड वेराइटीज विकसित करने के लिए। इसके बाद में है प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, जो जर्म प्लाज्म है उसको क्या करना, सुरक्षित रखने के लिए भी माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज किया जाता है। और लॉन्ग टर्म तक अपन क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो दो आधुनिक जो तकनीकियां हैं उनका एक आवश्यक घटक बन चुका है। कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में माइक्रो प्रोपेगेशन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और एक बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब इसके बाद में है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के प्रोडक्शन में कितने चरण होते हैं, मतलब जो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 चरण होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आनुवंशिक, क्या करते हैं, रूपांतरण होता है। इसके बाद में जैविक और अजैविक प्रतिबल से बचाव के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम संवर्धन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा तीसरा टॉपिक। इसके बाद में चलेंगे चौथे टॉपिक की ओर। अच्छे से बस पढ़ते जाइए, एंड में जो पेपर सॉल्यूशन होगा वो मैं आसानी से करवा दूंगा। और क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस ओनली पेपर में से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो अपने सिलेबस उसी में से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, वो मैं आसानी से आपको करवा दूंगा। बस ये गारंटी है कि मतलब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, और क्लास को अच्छे से ध्यान से लोगे तो ये भी संपूर्ण टॉपिक समझ में आएंगे आसानी से।
देखिए दोस्तों, चौथा टॉपिक है टोटियोपोटेंसी और डी डिफरेंशिएशन। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पढ़ना है? टोटियोपोटेंसी पढ़ना है, डी डिफरेंशिएशन पढ़ना है। मैंने एक चार्ट बनाकर डिटेल से इसको समझाया है, टोटियोपोटेंसी और डी डिफरेंशिएशन को। देखिए दोस्तों, टोटियोपोटेंसी क्या है? टोटियोपोटेंसी में क्या होता है? एक पादप कोशिका की वह क्षमता जो कि संपूर्ण पौधा उत्पन्न कर सकती है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? टोटियोपोटेंसी कहते हैं। मैंने अभी बताया था पहले भी डेफिनेशन कि एक पादप की ऐसी कोशिका होती है, उसकी क्षमता होती है संपूर्ण पौधा तैयार करने की, इसी को क्या बोलते हैं? टोटियोपोटेंसी कहते हैं। और जो ऐसी कोशिका होती है जो क्या करती है? संपूर्ण पौधे का निर्माण करती है, उसको कोशिका को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंट कहते हैं। क्या कोशिका कहते हैं? टोटिपोटेंट कहते हैं। इसकी खोज की थी हेबरलैंड ने। किसने की थी दोस्तों? हेबरलैंड ने खोज की थी, और शब्द 1901 में दिया था टीएच मॉर्गन ने। और जो गोटलीब हेबरलैंड थे, उन्होंने क्या की थी? इसकी टोटिपोटेंसी की क्या की थी? खोज की थी। और जंतुओं के लिए कोई टोटिपोटेंसी शब्द नहीं यूज में लिया जाता है कि उनमें से कोई एक उत्तक लिया और उसके द्वारा संपूर्ण जंतु का निर्माण कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जंतुओं में टोटिपोटेंसी की का जो वर्ड है वो यूज में नहीं लिया जाता है। अब टोटिपोटेंसी की जो पूरी क्या है प्रोसेस है वो पढ़नी है दोस्तों। एक मिनट। अब इसकी क्या पढ़नी है? टोटिपोटेंसी की क्या पढ़नी है? प्रोसेस पढ़नी है कि कैसे एक पादप की एक कोशिका लेते हैं, उसका कैसे संवर्धन करते हैं, कैसे उससे एक पादप का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी प्लांट है, एक प्लांट है, प्लांट से क्या लेंगे? प्लांट से उत्तक लेंगे। उत्तक की तो अपने को जरूरत है जो ऐसा उत्तक हो जो क्या करे? संपूर्ण पादप उत्पादन करने की क्या रखे? क्षमता रखे। उसका क्या लेंगे? रूट ले लेंगे, स्टेम ले लेंगे, लीफ ले लेंगे। इनकी क्या लेंगे? टोटिपोटेंसी सेल लेंगे, टोटिपोटेंट सेल लेंगे, जो क्या करें? जो अपने संपूर्ण पादप का क्या करें? वो विकास करें। तो ऐसी क्या ले लेंगे? कोशिका ले लेंगे। कहां से ले सकते हैं? रूट से ले सकते हैं, स्टेम से ले सकते हैं, लीफ से ले सकते हैं। अब टोटिपोटेंसी सेल ले ली। मैंने कहा था कि स्टरलाइज्ड, इससे जो अपनी सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रखने वाला वर्ड है कि अपन जो टोटिपोटेंट सेल लिए, इसका क्या करना है? इसको स्टरलाइज्ड करना है, इसको क्या करना है? निर्जमीकृत करना है। अब दोस्तों देखिए, जो स्टरलाइज्ड और ये ले लिए, इसके बाद में इसको किस पर रखेंगे? संवर्धन माध्यम पर रखेंगे। संवर्धन माध्यम पर रखने के बाद में इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिफरेंशिएशन, इसमें विभेदन होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्लांट था, प्लांट से क्या लिया? टोटिपोटेंट सेल लिया, इसको संवर्धन माध्यम पर रखा। संवर्धन माध्यम पर रखने के बाद में इसमें विभेदन स्टार्ट हो जाएगा। विभेदन स्टार्ट होने के बाद में 3 प्रोसेस होती है। जो अपना कल्चर मीडिया होता है उस सेल में कितनी होती है? विभेदन स्टार्ट हो गया। अब इसमें 3 प्रोसेस होती है। पहली होगी हिस्टोजेनेसिस, इसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस, इसके बाद में क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है दोस्तों? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए दोस्तों, जो हिस्टोजेनेसिस है, वो हिस्टोजेनेसिस में क्या होंगे? उत्तकों का निर्माण होगा। उत्तक जनन। हिस्टोजेनेसिस किसको बोलते हैं? उत्तक जनन। मतलब क्या होगा? उत्तकों का निर्माण होगा। कौन कौन सा? जाइलम फ्लोएम का निर्माण होगा। इसके बाद में है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में परोह जनन, मतलब ओनली सूत का क्या होगा? निर्माण होगा। इसके बाद में है मूल जनन, ओनली रूट का क्या होगा? निर्माण होगा। इसके बाद में है परोह मूल जनन, सूट विथ रूट, मतलब सूट के साथ साथ क्या होगा? रूट का निर्माण होगा। ये किस में आ गया? ऑर्गेनोजेनेसिस में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, आगे भी ये चीजें काम आएगी। इसके बाद में है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? एक एम्ब्रियोड होता है, भ्रूणाभ होता है। भ्रूणाभ का निर्माण होगा। भ्रूणाभ के निर्माण के बाद में क्या होगा? एक कंप्लीट पादप तैयार हो गया। अब देखो दोस्तों, कंप्लीट पादप कैसे तैयार होगा? प्लांट है, प्लांट की कोई भी सेल है, टोटिपोटेंट की सेल ले लिया, उसको संवर्धन माध्यम पर रखा, उसमें भी विभेदन स्टार्ट हो गया। हिस्टोजेनेसिस से उत्तक बन जाएंगे। उत्तक बनने के बाद में क्या बनेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस से क्या बन जाएंगे? अंगों का निर्माण हो जाएगा, जैसे जड़ का निर्माण हो गया और मूल का निर्माण हो गया। इसके बाद में दोस्तों एम्ब्रियोजेनेसिस में भ्रूणाभ का या भ्रूण का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कंप्लीट पादप क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये किसकी प्रोसेस है दोस्तों? टोटिपोटेंसी की। अगर इसको आप डिटेल में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, मैंने पूरी डिटेल बता दी है। साथ के साथ लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। ऐसे नहीं कि अभी तो सुन लिया फिर थोड़ी देर बाद में निकल जाएगा, बस लिखते जाओ जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। अब इसके बाद में है दोस्तों डी डिफरेंशिएशन। क्या है दोस्तों? डी डिफरेंशिएशन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है अपने
एग्जाम में कि इसमें क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें स्वस्थ संगठित ऊतकों से क्या होता है, असंगठित ऊतकों का निर्माण होता है, और ये क्या करती है, विभाजन की क्षमता को क्या कर देती है, खो देती है, विभाजन की क्षमता को क्या कर देती है, खो देती है। ये डेफिनेशन हो गई। अब इसमें देखिए दोस्तों, कोई भी क्या है, विभज्योतक है। विभज्योतक में क्या होता है, डिवीजन होता है, आप सभी को पता है। डिवीजन होगा तो क्या होगी, न्यू सेल्स बनेगी। क्या होगी, न्यू सेल्स बनेगी। न्यू सेल्स में क्या होगा दोस्तों, न्यू सेल्स बनेगी तो उनमें क्या होगा, न्यू सेल्स से बाद में वो किस में चेंज हो जाएगी, न्यू सेल्स में क्या होगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होने के बाद में वो किस में चेंज हो जाएगी, डी डिफरेंशिएटेड सेल में चेंज हो जाएगी। डी डिफरेंशिएटेड सेल में चेंज हो जाने के बाद में ये क्या करती है दोस्तों, ये अपनी जो विभाजन की क्षमता है उसको खो देती है, उसके क्या कर देती है, खो देती है। इसमें विभाजन नहीं पाया जाता। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें विभेदन होता है, मतलब वापस से क्या होगा, विभाजन होगा, और इसमें क्या होगी, जो मेरिस्टेम है विभज्योतक का, उसमें डिवाइड करने की क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें कोशिकाओं की विकासात्मक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, मतलब कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि एक बार विभज्योतक जो सेल थी, मतलब जो सेल थी डिफरेंशिएटेड सेल, इनमें क्या है, विभाजन की क्षमता खो दी थी, विभाजन इनमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर इनमें वापस क्या आई, डिवाइड करने की क्षमता ही। मेरी स्टेप में ये स्टेप बनाया ना, और इसके बारे में समझाया ना, डी डिफरेंशिएशन के बारे में अगर आपको पूछे तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं, कोशिकाओं की विकासात्मक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आई होप समझ में आएगा। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं, ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में कुछ टर्म्स है, इनको देखिए दोस्तों। पोरिंग क्या होता है, क्या है पोरिंग। पोरिंग में क्या होता है, माध्यम को संवर्धन पात्र में डालते हैं और कर्तोतक का क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। मतलब जो माध्यम है, माध्यम को जो अपने न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार किया था, पोषक माध्यम तैयार किया था, उसको संवर्धन माध्यम पे, जिस पात्र में संवर्धन करना है उसमें डालेंगे, और जिनमें क्या होगा, कर्तोतक का क्या होगा, संवर्धन होगा। यही क्या है दोस्तों, पोरिंग है। इसके बाद में है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन में क्या होता है, जब माध्यम ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो उसको क्या करते हैं, LAF कैबिनेट में क्या करते हैं, कर्तोतक को संवर्धन माध्यम में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित करते हैं। मतलब जो कर्तोतक है, कर्तोतक को कहां पर स्थानांतरित करना, संवर्धन पात्र में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, इनोकुलेशन कहलाता है। और जो माध्यम होता है, माध्यम को संवर्धन पात्र में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, पोरिंग कहलाता है। ये आपको समझ में आया। इसके बाद में है दोस्तों एक्सप्लांट। क्या है दोस्तों, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट किसको बोला जाता है, पौधे का वह भाग जिसे माध्यम पर संवर्धित करने के लिए चुना जाता है। पौधे का वह भाग जैसे ऊतक वगैरह होता है, उसको अपन क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम पर क्या करते हैं, पौधा तैयार करने के लिए संवर्धन माध्यम पर क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं संवर्धन माध्यम के लिए। अब इसके बाद में हम मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों टिश्यू कल्चर की मेथोडोलॉजी, मतलब अपने को क्या पढ़ना है, जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, इसकी जो मेथड है, मतलब इसका मेथड क्या रहता है, कि कैसे क्या स्टेप रहती है, और फिर इसके बाद में है स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स पढ़नी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार अभी तक जो पेपर आए हैं इनमें 5वें टॉपिक की ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, टिश्यू कल्चर की मेथड भी आते हैं और क्या आते हैं, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स भी आती है। अब देखिए दोस्तों, टिश्यू कल्चर के बारे में समझिए। टिश्यू कल्चर क्या होता है, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन मतलब किसी भी पादप का क्या लेंगे। अब आप सोचोगे कि आपने तो स्टेप लिखा दिया और इसके बारे में कुछ लिखा है नहीं, तो इतनी देर से मैं समझा किसके बारे में रहा हूँ, इतनी देर से मैं समझा किसके बारे में रहा हूँ, ये चीज किसके बारे में बोल रहा हूँ। थोड़ा माइंड को खोलिए और फिर बैठिए और फिर समझिए कि मतलब जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर में किसी प्लांट का क्या लेते हैं, उत्तक लेते हैं। उत्तक ले लिया, उत्तक को क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम पर डालते हैं। संवर्धन माध्यम पर डालने के बाद में जो भी पौधा तैयार होता है वो किसके द्वारा होता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है। तो टिश्यू कल्चर के बारे में शायद लिखाने की जरूरत नहीं है और शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में है इसका मेथड की, मतलब टिश्यू कल्चर करते हैं तो कैसे कैसे क्या स्टेप रहती है, उसमें क्या क्या चीज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई प्लांट है, इसमें मेनली तो 7 स्टेप होती है। कोई प्लांट है, प्लांट का क्या लेंगे, एक्स प्लांट लेंगे, मतलब कोई भी मान लो पत्ती जड़ तना हो गया, उससे क्या ले लेंगे, उत्तक ले लिया। उत्तक को ही क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट की, मतलब जो अभी मैंने बात की थी कि जो संवर्धन माध्यम के लिए चुना जाता है पौधे का भाग, उसी को क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलते हैं। एक्स प्लांट समझ में आ गया।
पहले क्या करेंगे, कर्तोतक का क्या करेंगे, चयन कर लेंगे, सिलेक्शन कर लिया किसी प्लांट से। इसके बाद में क्या कर लेंगे, स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट, मतलब जो एक्स प्लांट अपन ने लिया, उत्तक लिया, उसका क्या कर देंगे, निर्जमीकृत करेंगे। निर्जमीकृत क्यों करेंगे, क्योंकि उस पर सूक्ष्म जीव वगैरह पाए जाते हैं, उनसे को हटाने के लिए क्या करेंगे, निर्जमीकृत करते हैं। निर्जमीकरण की विधियां अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी की जो सेकंड पार्ट है उसमें। इसमें निर्जमीकृत करने के लिए एक तो क्या लेते हैं, NaOCl 1 से 1.4% और HbNO3 लेते हैं। इसके बाद में है दोस्तों एक्सप्लांट को लेकर उसको निर्जमीकृत कर दिया। इसके बाद में क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड ऑफ ग्लास वेयर्स, मतलब जो कांच के बर्तन होते हैं, जैसे परकनली वगैरह हो गए और कॉनिकल फ्लास्क वगैरह हो गए, उनको क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड करते हैं। किस में करेंगे, ओवन में करेंगे, ओवन में स्टरलाइज्ड कर दिया। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, स्टरलाइज्ड ऑफ कल्चर मीडिया, जो कल्चर मीडिया लेंगे, देख सबसे पहले क्या लिया, कर्तोतक का चयन किया, कर्तोतक का चयन करने के बाद में उसको निर्जमीकृत कर दिया। इसके बाद में जो कांच के बर्तन हैं उनको क्या किया अपन ने, स्टरलाइज्ड कर दिया। अब जो मीडिया लेंगे, माध्यम लेंगे, किसी पौधे को उगाने के लिए, कर्तोतक को डालने के लिए कोई माध्यम लेंगे, माध्यम तैयार कैसे करते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। तो उसका क्या करेंगे, कल्चर मीडिया का क्या कर लेंगे, स्टरलाइज्ड करेंगे, ऑटोक्लेव में रख देंगे 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 psi दाब पर 30 मिनट के लिए। कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए। इसके बाद में है दोस्तों, माध्यम में कर्तोतक का स्थानांतरण कर देते हैं। मतलब जो माध्यम होता है, अपन ने क्या कर लिया, कर्तोतक ले लिया, कर्तोतक का क्या ले लिया, निर्जमीकृत कर लिया, जो बर्तन थे उनको भी निर्जमीकृत कर लिया। इसके बाद में कल्चर मीडिया का क्या कर लिया, निर्जमीकृत कर लिया। अब जो माध्यम था, एक क्या था, कर्तोतक था, दोनों को क्या कर देंगे, जो माध्यम था उसमें ले जाकर कर्तोतक का क्या कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे। स्थानांतरण कर दिया। अब इसको एक उचित वातावरण देने के लिए, अनुकूल तापमान, अनुकूल वातावरण की परिस्थितियां देने के लिए इनोक्यूबेशन में रखते हैं, इनोक्यूबेटर में रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उष्माशयन। इनोक्यूबेशन को क्या बोलते हैं, उष्माशयन। उष्माशयन मतलब ये क्या होता है, किसी भी पादप को क्या रखना, अनुकूल परिस्थितियों में रखना। अनुकूल परिस्थितियों में रख दिया, और अनुकूल परिस्थितियों में किस में रखते हैं, इनोक्यूबेटर में रखते हैं। इसमें क्या होता है, तापमान वगैरह सब कुछ क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, दृढ़ीकरण एवं अनुकूलन। क्या है दोस्तों, दृढ़ीकरण और इनोकुलन। इसका क्या होता है दोस्तों, इनोकुबेटर से निकाल कर क्या करते हैं, अनुकूल जगह रख देते हैं। मतलब जो इनोकुबेटर था, उन इनोकुबेटर में क्या करते हैं, अनुकूल तापमान वगैरह सब कुछ, आर्द्रता वगैरह सब कुछ क्या देते हैं, नियंत्रित देते हैं। अब उसको बाहर के वातावरण, जो बाहर का वातावरण होता है, उसमें रखने के लिए क्या करते हैं, दृढ़ीकरण करते हैं। बाहर के वातावरण के प्रति क्या करते हैं, अनुकूल करते हैं। पहले तो अंदर ही तैयार किया अपन ने पौधा इनोकुबेटर में, अब इसके बाद में क्या करेंगे, दृढ़ीकरण करेंगे। मतलब उसको जो मर्दा है, बाहर की मर्दा है, विपरीत परिस्थितियां होती है, उनमें विकसित करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसको क्या करते हैं, अनुकूल करते हैं। ये दो प्रकार से होता है। सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्रीन हाउस में ले जाते हैं। ग्रीन हाउस में भी थोड़ा क्या होता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है, उसमें ले जाते हैं। उसके बाद में खेत में ले जाते हैं। एक साथ डायरेक्ट अगर खेत में ले गए तो क्या होती है, थोड़ा पौधा नष्ट होने के क्या होता है, डर रहता है। तो पहले ग्रीन हाउस के अनुकूल करते हैं, फिर इसके बाद में खेत में करते हैं। ये क्या है दोस्तों, टिश्यू कल्चर की मेथोडोलॉजी। आई होप आपको आसानी से समझ में आई होगी और इसके बारे में भी लिख सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर, आगे है स्टरलाइज्ड की टेक्निक्स क्या क्या है, निर्जमीकरण की तकनीकें क्या क्या है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला है दोस्तों। पादप अंगों उत्तकों को सफलतम संवर्धन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हटाना। जो पादप के उत्तक है, पादप के अंग है, और जो संवर्धन माध्यम है, उसको संवर्धन के लिए उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना। अगर सफलतम अपने को संवर्धन करना है तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, वरना वो रोग वगैरह फैला देंगे, पौधा रोग युक्त प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड करते हैं, उसमें क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टरलाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टरलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की डेफिनेशन समझ में आएगी। इसके बाद में है अलग अलग चीजें काम में लेते हैं। पहले है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, उष्ण उष्मा निर्जमीकरण। इसमें क्या करते हैं, खाली कांच के उपकरण जो होते हैं उनको क्या करते हैं, इस मेथड से, इस टेक्निक से क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। प्लास्टिक के जो उपकरण होते हैं उनको करते हैं, और जो धातु के औजार होते हैं उनको क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। इसमें क्या होता है, उष्ण उष्मा निर्जमीकरण या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं,
हॉट एयर ओवन में 2 से 4 घंटे तक रखते हैं। हॉट एयर ओवन में क्या होती है, ग्रीन जो गर्म हवा होती है वो दोस्तों रहती है, और उसका टेम्परेचर क्या रहता है 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, और उसमें जो उपकरण होते हैं उनको डालते हैं 2 से 4 घंटे तक, वो क्या हो जाते हैं, निर्जमीकृत हो जाते हैं। पहली अपनी विधि हो गई ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसके बाद में है दोस्तों नम उष्मा निर्जमीकरण। इसमें क्या होता है, वेट हीट स्टरलाइजेशन। क्या है दोस्तों, वेट हीट स्टरलाइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, वाष्प होती है, गर्म वाष्प होती है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, कोई दूध गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, उसके जैसे ही आप ऊपर की ओर क्या करोगे, मुंह करोगे, तो मुंह पर जो गर्म हवा आती है, मतलब उसका टेम्परेचर कितना होता है कि अपने मुंह पर पसीना आने लग जाता है और गर्म सा महसूस होता है, तो उसका क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, नम उष्मा निर्जमीकरण में क्या करते हैं, ऑटोक्लेवन होता है, उसमें भाप से क्या करते हैं, भाप से क्या करते हैं दोस्तों, निर्जमीकरण करते हैं। इसमें दाब कितना होता है, भाप का दाब होगा 15 psi और 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, और 15 से 20 मिनट तक होगा। उच्च जो भाप होती है उष्मा की, उसके द्वारा क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्टर निर्जमीकरण, मतलब फिल्टर के द्वारा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हार्मोन है, विटामिन है, ये क्या होते हैं, हार्मोन विटामिन वगैरह, ये क्या हो जाते हैं, जो अपने जो माध्यम होता है उसके नष्ट हो जाते हैं। अगर अपन उसको गर्म टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इनको नष्ट होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जीवाणु अवरुद्ध झिल्ली आती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, उसको जो माध्यम होता है उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उससे क्या होते हैं, जो भी अपने जो सूक्ष्म जीव वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, बाहर रह जाते हैं, और फिल्टर के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्टर निर्जमीकरण। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट टेक्निक है दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट निर्जमीकरण। जो यूवी लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, इनके द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, निर्जमीकरण करते हैं। इसके बाद में है ज्वाला निर्जमीकरण। ज्वाला निर्जमीकरण क्या होता है दोस्तों, फ्लेम स्टरलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले जो भी ये चिमटियां वगैरह होती है, ये भी औजार होते हैं ना स्टील वगैरह के, इनके लिए यूज करते हैं। इनको क्या करते हैं, सबसे पहले 95% 95% जो एल्कोहल होता है उसमें डुबोते हैं। डुबोने के बाद में क्या करेंगे, उसमें आग लगाएंगे, क्योंकि एल्कोहल आग पकड़ता है, आप सभी को पता है। तो उसमें आग लगाएंगे, जैसे आग लगाएंगे तो उस पर जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह थे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दोबारा से समझिए, कोई भी मान लो इक्विपमेंट है, उस पर क्या करेंगे, एल्कोहल से उपचारित करेंगे 95%। फिर इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, आग लगा देंगे। आग लगा दिए, इसके बाद में आग लगाने से क्या होगा दोस्तों, इस पर जो भी उपस्थित जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में है रसायन या सतही निर्जमीकरण। रसायनों का प्रयोग करके या सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, AgNO3 हो गया, H2O2 हो गया, इनका प्रयोग करके क्या करते हैं, सतही निर्जमीकरण करते हैं। इसके बाद में एक होता है दोस्तों, जो भी अपने औजार वगैरह होते हैं उनको 70% एल्कोहल से क्या करते हैं, पोंछते हैं, मतलब कपड़े पर एल्कोहल लगा के 70%, और उसको क्या करते हैं, उसको पोंछते हैं। ये भी क्या है दोस्तों, एक निर्जमीकरण की क्या है, विधि है। इसके बाद में है दोस्तों मीडिया कंपोनेंट। जो अपना माध्यम होता है उसके लिए कौन कौन से अवयव जरूरी होते हैं, जो मीडिया होता है अपना, उसके लिए कौन कौन से जो कंपोनेंट्स है, कौन कौन से अवयव है, उनकी आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, निम्न पोषण की आवश्यकता होती है। अगर कोई मीडिया के लिए कंपोनेंट चाहिए, एक मीडिया तैयार करना है, एक संवर्धन माध्यम तैयार करना है, तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने को चाहिए अकार्बनिक पोषक या सूक्ष्म वृहद। मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वृहद पोषक तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। डिटेल से भी चर्चा करेंगे। कार्बन के स्रोतों की जरूरत पड़ती है, कार्बनिक स्रोतों की जरूरत पड़ती है, वर्दी नियामक की जरूरत पड़ती है, जो प्लांट रेगुलेटर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ते हैं, और जो ठोसीकरण जो कारक होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले माध्यम के लिए घटक 6 के 6 5 के 5 नाम याद रखो। इसके बाद में है अकार्बनिक स्रोतों में क्या आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो आते हैं, NPK CAMGS, तो क्या आ जाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, और क्या आएंगे, माइक्रो MN ZN
कॉपर, मोलिब्डेनम, फेरिक, कोबाल्ट और क्लोरीन आ जाएगा। ये क्या आ जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी अपने को क्या जरूरत पड़ती है दोस्तों, संवर्धन माध्यम पर अगर कोई पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की तो चाहिए, मिट्टी वगैरह, एगार वगैरह, इन सभी की तो आवश्यकता पड़ती है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसलिए अपन जो है माध्यम पर क्या करते हैं, इन पोषक तत्वों को डालते हैं। डालिए अकार्बनिक पोषक तत्व हो गए। इसके बाद में कार्बन के स्रोत भी आवश्यकता होती है। जो कार्बन के स्रोत है, CHO सबसे ज्यादा भाग होता है, 95% CHO से बना होता है जो पौधा होता है वो। तो इसलिए क्या होते हैं दोस्तों, कार्बन मुख्य स्रोत है। कार्बन में क्या करते हैं, ये ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, सुक्रोज यूज में लेते हैं। कार्बन के स्रोत के रूप में क्या लेते हैं, सुक्रोज यूज में लेते हैं। सुक्रोज का जैसे ही क्या होगा, डिवीजन होगा, जैसे ही वो टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा। ग्लूकोज जैसे ही अपने जो पौधा है उसको एक्सप्लांट को मिलेगा तो वो वृद्धि क्या करेगा, अधिक देगा। सुक्रोज की कंपेयर में ग्लूकोज की जब उसको मिलता है तो वो क्या करता है, वृद्धि अधिक करता है। कार्बनिक स्रोत आ जाएंगे। कार्बनिक स्रोत में विटामिन और एमिनो एसिड की इसको आवश्यकता होती है, और वो विटामिन बी होता है उसकी क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ग्रोथ रेगुलेटर चाहिए, मतलब इसको जो भी अपना जो मीडिया होता है उसमें क्या चाहिए, पादप वर्धी हार्मोन चाहिए, ऑक्सीन चाहिए। ऑक्सीन क्या करता है, जो एपिकल बड होती है, ऊपर के जो भी होते हैं शीर्ष भाग होता है उसमें वृद्धि में सहायक होता है। आईबी जड़ों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईबी होता है वो किसमें होता है, जड़ों की वृद्धि के लिए ये मीडिया में डाला जाता है। और जो जिब्रेलिन है वो कैलस की वृद्धि के लिए डालते हैं। इसके बाद में साइटोकाइनिन में क्या करते हैं दोस्तों, कोशिका विभाजन के लिए ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में है लास्ट है ठोसीकरण कारक। क्या है दोस्तों, ठोसीकरण कारक संवर्धन माध्यम को ठोस या अर्ध ठोस बनाने के लिए, मतलब इनका यूज करते हैं। संवर्धन माध्यम है उसको ठोस या अर्ध ठोस बनाने के लिए क्या करते हैं, ठोसीकरण किसका यूज करते हैं, कारकों का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पानी वगैरह है, अब अपन ने क्या डाला, पानी वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाला। अब इन्हीं में तो कोई पौधा ग्रोथ हो नहीं सकता, तो उनमें क्या करते हैं, उसको ठोस या मिट्टी की तरह थोड़ा क्या बनाते हैं, ठोस या अर्ध ठोस बनाते हैं। तो इसमें क्या लेते हैं, एक गार लेते हैं, 0.5 से 1% ले लिया। इसके बाद में 0.1 NaOH मिलाते हैं। NaOH क्यों मिलाते हैं दोस्तों, NaOH बफर के रूप में मिलाते हैं कि इसका pH चेंज क्यों ना हो, क्या हो, pH चेंज ना हो। इसमें NaOH की जगह HCl भी यूज में ले सकते हैं। मतलब 0.1 N क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, HCl लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका pH चेंज नहीं होना चाहिए माध्यम का। क्यों, देखिए दोस्तों, 5 से 6 के मध्य अगर pH हो, 5 से 6 मध्य pH रखने के लिए क्या करते हैं, NaOH या HCl मिलाते हैं। NaOH और HCl को मिलाते हैं। 5 से 6 के pH के मध्य pH रखना इसका। और 5 से कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, 5 से कम होगा तो तरल होगा। जो अपना माध्यम है 5 से कम pH होगा उसका तो वो तरल होगा, और 6 से अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। यही इसीलिए अपने क्या मिलाते हैं, NaOH और HCl मिलाते हैं 0.1 N, ताकि उसका क्या हो, जो माध्यम है वो तरल या ठोस से ज्यादा प्रभावित ना हो। इसके बाद में है दोस्तों ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या है दोस्तों, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स आप पहले भी हर सब्जेक्ट में पढ़ के आए होंगे। ग्रोथ रेगुलेटर्स कितने होते हैं दोस्तों, एक तो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन में IAA हो जाएगा, IB हो जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। और इसके बाद में है 2,4-D। 2,4-D को 20 ppm से अगर कम मात्रा में ले तो ये किस में यूज आता है, ये हार्मोन के रूप में यूज आता है। अगर 20 ppm से अधिक लेते हैं तो वो किसमें, खरपतवारनाशी के रूप में यूज में आता है। NaA आता है दोस्तों नैप्थेलिक एसिटिक एसिड के रूप में। इसके बाद में है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। ये तो क्या है, ग्रोथ को बढ़ाने वाली, क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाली, ग्रोथ को बढ़ाने वाली। इसके बाद में है ग्रोथ इनिबिटर्स, मतलब क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। एक तो आ जाएगा एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, इथाइलिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड आ जाएगा और इथाइलिन आ जाएगा। एब्सिसिक एसिड है और ये इथाइलिन है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं, पौधे की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे जड़ों की वृद्धि को बढ़ाना हो और पत्तियों की को कम करना हो तो ये चीजें काम में लेते हैं। इथाइलिन पकाने में सहायक होता है, वृद्धि को तो रोक देगा और वो क्या करेगा, उसको पकाने में सहायक होगा। इसके बाद में है दोस्तों जैसे MH है, MH जो प्याज होता है उसमें अंकुरण को रोकने के लिए यूज होता है। ऑक्सीन दोस्तों क्या करता है, कलियों का निर्माण करता है, कारी वगैरह सभी की याद होंगी आपको। और इसके बाद में IB क्या करते हैं, जड़ों का निर्माण करते हैं।
जिब्रेलिन है क्या करता है, कैलस की वृद्धि करता है। इसके बाद में है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है दोस्तों, कोशिका विभाजन करता है। और जो अपने जो इथाइलिन है वो पकाने में सहायक होता है। और वो एक अपन ने क्या बात की थी, एक था दोस्तों एब्सिसिक एसिड, वो क्या करता है, वृद्धि को रोक। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब जो अपना टिश्यू कल्चर था, टिश्यू कल्चर किया अपने, उत्तक संवर्धन किया, माइक्रो प्रोपेगेशन, इनोवेट्रो वगैरह है, ये अपन करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, क्या क्या वातावरणीय आवश्यकता होती है कि वातावरण में ये चीज हो तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो क्या क्या इनको वातावरण चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तो है एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन किसको बोलते हैं, निर्जमीकृत परिस्थितियां। क्या होती है दोस्तों, निर्जमीकृत परिस्थितियां। और इसमें क्या होते हैं, सभी उपकरणों और माध्यमों को क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। निर्जमीकृत कैसे करते हैं, किस किस को करते हैं, ये सभी मैंने पहले बता दिया है दोस्तों। ये कहां पर बताया था मैंने, एसेप्टिक बताया था, उसकी निर्जमीकृत की विधियां बताई थी 5वें टॉपिक में। इसके बाद में सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, एक पौधा विकसित करने के लिए कृत्रिम विधि से एसेप्टिक कंडीशन, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होनी चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन चाहिए। इसके बाद में एरिएशन। एरिएशन का मतलब क्या होता है, वायुकरण अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, वायुकरण अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में है पीएच। पीएच क्या होना चाहिए, 5 से 6 के मध्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 5 से 6 के मध्य पीएच होना चाहिए। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि 6 से अधिक अगर पीएच होगा तो वो कठोर, क्या माध्यम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और अगर 5 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और पीएच 7 से अधिक और 4.5 पीएच पर कर्तोत्तक की क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। 7.5 से तो 7 से अधिक और 4.5 से कम होगा तो कर्तोत्तक की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसमें विजनन वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में है स्थिर के लिए बफर, मतलब इस पीएच को 5 से 6 के मध्य रखने के लिए क्या लेते हैं, 0.1%। अभी अपन ने बात की थी, सॉरी 0.1 NaOH एंड HCl यूज मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इन्वायरमेंट फैक्टर में पीएच किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। और जो अपना संवर्धन माध्यम होता है, जो भी अपन पौधा तैयार करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए इंक्यूबेटर में। अपन जो भी उसको वातावरणीय कारक देते हैं वो इंक्यूबेटर में देते हैं। तो इसमें अपने को तापमान कितना देना चाहिए, 25 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इतना इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लाइट, इंक्यूबेटर में लाइट क्या देते हैं, 1000 लक्स की तीव्रता वाली, 1000 लक्स प्रकाश की तीव्रता वाली क्या देते हैं, लाइट देते हैं। इसके बाद में है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में क्या है दोस्तों, 20 से 98%। 20 से कितनी होगी, 98% क्या देंगे, आर्द्रता देंगे। अगर कम आर्द्रता होगी तो माध्यम क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और अधिक होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, संदूषण हो जाएगा, विषाक्तता क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो 20 से 98% के बीच में क्या देनी चाहिए, आर्द्रता देनी चाहिए। इसके बाद में है दोस्तों सेकर सिस्टम। क्या है दोस्तों, सेकर सिस्टम क्या होता है, कोशिका संवर्धन के लिए, वायुकरण को बनाए रखने के लिए जो कोशिका संवर्धन होती है करते हैं अपन, उसमें जो वायुकरण होता है, वायु की कंडीशन होती है, उसको बनाए रखने के लिए क्या यूज करते हैं, सेकर सिस्टम यूज करते हैं। इसके बाद में है सब कल्चरिंग, वृद्धि व विकास को नियमित निरीक्षण करते रहते हैं। मतलब अपनी जो कोशिका है उसमें अंग बन रहे हैं नहीं बन रहे, उत्तक बन रहे हैं नहीं, भ्रूण बन रहा है नहीं बन रहा, इनका क्या करते हैं, कल्चरिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसके बाद में ट्रांसप्लांटेशन, जो गमले होते हैं उनमें क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आई होप आपको इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट समझ में आएगी, टिश्यू कल्चर में क्या क्या वातावरणीय कारकों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 में डेफिनेशन वगैरह ज्यादा पूछती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पूछ लेते हैं और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। देखिए दोस्तों, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, एक पादप बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि से। पादपों में सती से रिकवर होने की शक्तिशाली क्षमता विकसित हो चुकी है। मतलब जो पादप होते हैं, पादप में वापस कोई भी सती होगी, कुछ भी मान लो उसकी ब्रांच टूट गई, उसका कुछ घाव पड़ गया, उस पर कहीं लग गई या अंतरिका नहीं हो गई, तो उससे क्या होता है, जो सती हो जाती है उस सती की क्या करना, रिकवर करना। सती की रिकवर होना ही क्या होता है दोस्तों, रीजनरेशन होता है। इसको जेनेटिक कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनरेशन 3 प्रकार का, उच्च पादप होते हैं वो 3 प्रकार का रीजनरेशन करते हैं। एक तो उत्तक,
एक तो क्या करते हैं उत्तक पुनरुद्भवन, मतलब जो उत्तक होते हैं अगर उत्तक नष्ट हो गए तो वो क्या कर लेते हैं, उत्तकों का वापस क्या होता है, रिजनरेशन हो जाता है, पुनरुद्भवन हो जाता है। डी नोवो अंग जनन, कोई मान लो अंग नष्ट हो गया पौधा का, तो उसमें क्या होता है, अंग का वापस से क्या होता है, रिजनरेशन होता है। और इसके बाद में है कायिक भ्रूण जनन, अगर भ्रूण नष्ट हो गया उसका तो भ्रूण क्या होता है दोस्तों, वापस बनता है। तो रीजनरेशन मुख्यतः कितनी प्रकार का हो गया दोस्तों, 3 प्रकार का हो गया। सबसे पहले है टिश्यू। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू का पुनरुद्भवन होता है। अगर किसी पादप के टिश्यू में क्षति हो गई, हानि हो गई, तो टिश्यू क्या होते हैं, वापस रिकवर होते हैं। इसके बाद में है डी नोवो अंगजनन, मतलब क्या होते हैं, अगर कोई ऑर्गन नष्ट हो गया किसी पादप का तो उसको वापस आने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, डी नोवो अंगजनन। इसके बाद में किसी पादप का सोमेटिक एम्ब्रियो होता है, वो नष्ट अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कायिक भ्रूण जनन के अंतर्गत आता है। ये 3 प्रकार के पुनरुद्भवन प्रदर्शित करते हैं जो उत्पादक प्लांट होते हैं। अब है आनुवांशिक जो नियंत्रण करते हैं, जेनेटिक कंट्रोल करते हैं, उसके लिए 3 कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है। एक तो हार्मोन सिग्नल की जरूरत होती है, ये जो हार्मोन्स वगैरह है उनकी जरूरत होगी। एक ट्रांसक्रिप्शन कारक की, ट्रांसक्रिप्शन मतलब रिवर्स जो भी क्रिया होती है उसकी जरूरत होती है। एक एपिजेनेटिक कारकों की आवश्यकता होती है। ये 3 कारकों की आवश्यकता होती है। बस इस टॉपिक में अपने को क्या पढ़ना है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जेनेटिक कंट्रोल क्या है, उत्पादों में कैसे कैसे रीजनरेशन होता है, इसका कंट्रोल के लिए कौन कौन से कारक होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों टॉपिक नंबर 10 की ओर। टॉपिक नंबर 10 में क्या है, प्लांट रीजनरेशन। जो प्लांट रीजनरेशन होता है उसका पाथवे होता है, मतलब जो मार्ग होता है, जो प्लांट रीजनरेशन होता है किस प्रकार से होता है, इसमें अपने को ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, जो प्लांट रीजनरेशन होता है उसमें एक तो क्या है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब क्या होता है, रीजनरेशन किसका होता है, एक तो सोमेटिक एम्ब्रियो का होगा, एक किसका होगा, किसी ऑर्गन का होगा। तो ये किस प्रकार से होता है ये अपने को पढ़ना है। तो दोस्तों समझिए कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है इसमें एक तो 13वां टॉपिक भी ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में है और 14वां टॉपिक इसके बारे में है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में है। किसके बारे में है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में 14वां टॉपिक है। 13वां टॉपिक इसके बारे में है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में है। यही क्या है दोस्तों, प्लांट रीजनरेशन का पाथवे है। इसमें अपने को किसके बारे में पढ़नी है, ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें अपने कितने टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, 10वां 13वां 14वां टॉपिक क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले है ऑर्गेनोजेनेसिस, बोलते किससे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस है वो बोलते किसके हैं, ऑर्गन का निर्माण होना। पहले भी मैंने डेफिनेशन बताई थी इसकी। देखिए दोस्तों टिश्यू कल्चर में कर्तोत्तक की कोशिकाओं से अपस्थानिक मूल, तने, पुष्पकलिका आदि के निर्माण की प्रक्रिया। मतलब क्या है, टिश्यू कल्चर में कोई भी एक्सप्लांट लिया, उससे कोशिकाओं से, जो कर्तोत्तक की कोशिकाएं होती है, टिश्यू कल्चर लिया, उसका एक्सप्लांट लिया, उसकी जो कोशिकाएं थी उससे अपस्थानिक मूल का बनना, रूट का बनना, तनों का बनना, पुष्पकलिका का बनना, इनका बनना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब प्लांट के ये ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन का निर्माण ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, एक डेफिनेशन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या होती है, केलस की अविभेदित कोशिकाओं के विभेदन से पादप अंगों का निर्माण होता है। मतलब क्या करता है, जो केलस लिया अपन ने, कर्तोत्तक होता है, कर्तोत्तक से केलस का निर्माण होता है। तो जो केलस का फॉर्मेशन हुआ, केलस में क्या होगा, केलस में विभेदन की क्रिया होगी। केलस में क्या होगी, विभेदन की क्रिया होगी। इसके बाद में क्या करेंगे, पादप अंगों का क्या होगा, निर्माण होगा। पादप अंगों का क्या होगा, निर्माण होगा। केलस की अविभेदित कोशिकाएं थी, इनमें क्या हुआ, विभेदन हुआ। विभेदन होने के बाद में क्या बने, अंगों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसके बाद में है दोस्तों आगे इसमें है कि रीडिफरेंशिएशन, इसमें कौन कौन से अंग बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये प्रोसेस पढ़नी है अपने को। देखो दोस्तों पहली है कोलजिनेसिस। क्या है दोस्तों, कोलजिनेसिस, जब केलस ऊतक से केवल अपस्थानिक प्रोह का निर्माण हो। जब कोई केलस होता है, केलस ऊतक होता है, उसमें विभेदन हुआ, विभेदन होने के बाद में क्या बन रही है, ओनली अपस्थानिक प्रोह, सूट कलिका, सूट टिप बन रही है।
ओनली क्या बन रही है, ओनली शूट टिप बन रही है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलजिनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, केलस ऊतक से क्या बनती है, ओनली अपस्थानिक प्रवाह कलिका का निर्माण होता है। इसके बाद में है राइजोजिनेसिस। क्या है दोस्तों, राइजोजिनेसिस। राइजोजिनेसिस में क्या होता है, केलस ऊतक से केवल अपस्थानिक मूल का निर्माण होता है। उसमें क्या हो रहा था दोस्तों, उसमें हो रहा था प्रवाह कलिका का निर्माण, अपस्थानिक प्रवाह कलिका का निर्माण हो रहा था। इसमें राइजोजेनेसिस में क्या हो रहा है, अपस्थानिक मूल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है दोस्तों, अपस्थानिक मूल का निर्माण हो रहा है। इसके बाद में है ऑर्गेनोइड्स। क्या है दोस्तों, ऑर्गेनोइड्स। ऑर्गेनोइड्स में क्या होता है, कभी कभी अंग जनन जो ऑर्गेनोजेनेसिस जो क्रिया होती है उसमें क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाने के कारण अनियमित संरचना का निर्माण हो जाता है, जो क्या होती है, अंगों के समान ही दिखाई देती है पर अनियमित संरचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोइड्स बोलते हैं। दोबारा से समझिए दोस्तों, कोई भी अंग जनन की क्रिया हो, ये अंग जनन की क्रिया, अंगों का निर्माण हो रहा है, उस टाइम क्या होगी दोस्तों, त्रुटि आएगी। त्रुटि आने के कारण क्या होगी, अनियमित संरचना का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, अनियमित संरचना का निर्माण हो जाएगा, जो अंग के समान क्या देते हैं, दिखाई देते हैं। इसके बाद में है मेरिस्टेमोइड्स। क्या है दोस्तों, मेरिस्टेमोइड्स मतलब इसमें क्या होता है, विभज्योतक का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, जब विभज्योतक कोशिकाओं का एक स्थानीय समूह है जो केलस ऊतक में बदलता है और आगे चल के क्या बनता है, पादप अंग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, दोबारा से समझिए, मेरिस्टेमोइड्स क्या है, इसमें क्या होती है, विभज्योतक कोशिकाएं होती है, वो उनका क्या होता है, एक समूह होता है। समूह हो गया जो केलस में बदल जाता है, मतलब क्या होता है, केलस में बनता है, किसका, विभज्योतक कोशिकाओं का समूह बनता है। कहां पर बनता है, केलस में बनता है, जिससे आगे चलकर क्या होता है, पादप अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कि जो अपना ऑर्गेनोजेनेसिस क्रिया है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, इन दोनों में लगभग एक ही प्रकार की आवश्यकता होती है। एक तो O2 की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। O2 होता है वो संतुलित ऑक्सीजन होता है जो संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए उसमें, ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, पोटेशियम की उपलब्धता होनी चाहिए और नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए। ये चारों क्या होनी चाहिए, ये चारों उपस्थित होनी चाहिए ऑर्गेनोजेनेसिस में। अब देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जो 13वां टॉपिक है, इसमें ये चीज भी पूछ रखी है कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब ऑक्सीन में डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब ऑक्सीन साइटोकाइनिन की मात्रा में बहुत अधिक अंतर आ जाता है, मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीन और क्या है, साइटोकाइनिन है, इसकी मात्रा में अगर क्या आ जाए, बहुत अधिक अंतर आ जाए, तो कर्तोतक से सीधा क्या बन जाता है, परोह या मूल का निर्माण हो जाता है। कर्तोतक से डायरेक्ट क्या बनेगा, कर्तोतक से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, परोह बन जाएगा। ये कब होता है, ये क्रिया डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस वाली ये होती है दोस्तों, जब और ऑक्सीन और जो साइटोकाइनिन है इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है, तब डायरेक्ट होता है। इसके बाद में है दोस्तों, जब ऑक्सीन व साइटोकाइनिन की मात्रा में मतलब लगभग क्या हो, समानता हो, तो क्या होता है, कर्तोतक से केलस का निर्माण होता है, केलस से अंग का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसमें एक बीच में क्या आ जाएगी, कर्तोतक से क्या होगा, केलस का निर्माण होगा, केलस से किसका निर्माण होगा, अंगों का निर्माण होगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद में है फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें वही आ जाएंगे दोस्तों जो अपने उसमें दे रखे हैं, जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है उसके, और जो ये ऑर्गेनोजेनेसिस है, इसके लगभग प्रभावित करने वाले कारक सेम ही होंगे दोस्तों। तो उसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस प्रभावित करने वाले कारक सेम होंगे। और आगे चर्चा करेंगे अपन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। पहला है फिजिकल, क्वालिटी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की जो गुणवत्ता होती है उसको वो कैसे प्रभावित करती है अंग जनन को। देखिए दोस्तों, जो लाल होता है, लाल रंग का प्रकाश होता है, वो मूल का निर्माण करेगा, इस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर नीला प्रकाश होगा तो क्या होगा, प्रवाह निर्माण प्रेरित करेगा, मतलब जो ऊपर की सूत है उसका निर्माण करेगा। अब ये कैसे प्रभावित कर रहा है, जब लाल ही लाल प्रकाश होगा तो क्या होगा, मूल ही मूल का निर्माण होगा, प्रवाह का निर्माण होगा ही नहीं। इसके बाद में नीला ही नीला रहेगा तो रूट का निर्माण नहीं होगा, पौधा विकसित नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रवाह कलिका है इसका विभेदन अच्छी प्रकार से होता है।
इसके बाद में है केमिकल्स। केमिकल्स में क्या आते हैं, प्लांट हार्मोन्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन इनहिबिटर्स आ जाते हैं। जो ऑक्सीजन इनहिबिटर है वो आ जाएंगे, मतलब जो ऑक्सीजन की वृद्धि को रोकते हैं वो यूज में लेते हैं। वो क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं इसको। एडेनिन और फास्फेट होते हैं, साइटोकाइनिन प्रोहेलिका का निर्माण करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, मूल निर्माण का करता है। अगर उसमें ऑक्सीजन वगैरह, प्लांट हार्मोन वगैरह नहीं होंगे तो वो क्या नहीं करेगा, ये सभी क्रियाएं पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसके बाद में है दोस्तों रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अपन ने क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ लिया। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या क्या पढ़ा दोस्तों, उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ लिया, उसमें कौन कौन से अंग बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये सभी चर्चा कर ली। और इसके बाद में इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए, रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली। अब अपने को पढ़ना है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है दोस्तों, एकल भ्रूण जनित कोशिका होती है। क्या होती है, एकल भ्रूण जनित कोशिका होती है, उनसे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या हुआ, दोबारा से डेफिनेशन समझिए कि एकल भ्रूण जनित कोशिका होगी, उससे भ्रूण का क्या होगा, निर्माण होगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर है जाइगोटिक भ्रूण। जाइगोटिक भ्रूण क्या होता है, ऐसा भ्रूण जो जाइगोट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, जाइगोट से प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिक भ्रूण बोलते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो का मतलब होता है दोस्तों, जो जाइगोट से प्राप्त होगा वो तो क्या होगा, जाइगोटिक भ्रूण हो जाएगा, या गैमेटिक एम्ब्रियो भी बोलते हैं इसको। फिर एक है सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो क्या होता है, जो केलस की अविभेदित कायिक कोशिका से विकसित होता है। जो कायिक कोशिका से विकसित होता है उसको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रियो। और जो जाइगोट से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जाइगोटिक भ्रूण बोलते हैं। इसके बाद में है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या है दोस्तों, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होती है, कायिक कोशिका से कायिक भ्रूण का निर्माण होता है। जो कायिक कोशिका होती है उससे कायिक भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब क्या होता है, कायिक कोशिका से कायिक भ्रूण का निर्माण ही क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एम्ब्रियोड बनता है। अभी अपन ने जब वो टोटिपोटेंसी पढ़ी थी तब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस था, उसमें क्या बना था, एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियोड बना था सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है, जाइगोटिक भ्रूण की तुलना में ये क्या होता है, कायिक भ्रूण क्या होता है, छोटा होता है और क्या होता है, सुगठित होता है। ये क्या होता है दोस्तों, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। इसके बाद में इसके टाइप्स है दोस्तों। टाइप्स क्या क्या है, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। जब कर्तोतक की कोशिकाएं केलस न बनाकर सीधा किस में चेंज हो जाए, वही उसकी तरह आ जाएगा। जो कर्तोतक है, क्या है, कर्तोतक है, वो सीधा किस में चेंज हो जाए दोस्तों, वो सीधा भ्रूण में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जो कर्तोतक है, कर्तोतक किसमें होगा, पहले तो केलस में चेंज होगा, फिर किस में चेंज होगा, फिर होगा भ्रूण में चेंज। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस को बोलते हैं। इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस का उदाहरण दे रखा है ऑर्चार्ड का। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं इसमें से। माइक्रो प्रोपेगेशन डेफिनेशन, मेथड्स और स्टेज और सिग्निफिकेंस। मतलब अगर माइक्रो प्रोपेगेशन आप पढ़ लोगे तो इससे इसकी जो स्टेज पढ़ोगे, मेथड्स पढ़ोगे, इसमें क्या होंगे दोस्तों, इसमें आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी कि अपन कैसे करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन किस प्रकार से करते हैं। अब आपको चाहे फिर किसी का भी पूछ ले, बड का पूछ ले, रूट का पूछ ले, तने का पूछ ले, किसी का भी क्या पूछ ले, माइक्रो प्रोपेगेशन पूछ ले किसी भी अंग का, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी अंग से क्या कर सकते हो, माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हो। और किसी की भी क्या लिख सकते हो, प्रोसेस या मेथड लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है माइक्रो प्रोपेगेशन। मैंने क्या कहा था, उत्तक संवर्धन की क्या करनी है, टेक्निक्स यूज में लेनी है। इसके द्वारा क्या करना है, वानस्पतिक प्रसारण से क्या करना है, कम से कम समय में क्या करना है, अधिक से अधिक पौधे उत्पन्न करवाना है। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके बाद में है इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। मेथड्स हैं, एक तो ऑक्सिलरी बर्ड्स, मतलब क्या लेंगे इसमें, ऑक्सिलरी बर्ड लेंगे। ऑक्सिलरी बर्ड लेने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें लेते हैं बल्ब्स। जो बल्ब होते हैं, एडवेंटिस जो बर्ड्स होती है, अपस्थानिक क्या होती हैं, बल्ब कलिका वगैरह होती है, वो लेते हैं। इसके बाद में एक ऑक्सिलरी बर्ड ले लिए। इसके बाद में है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। इन दोनों के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं। और जो ऑक्सिलरी बर्ड है,
ऑक्सिलरी वर्ड का अपन नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। और जो बल्ब वगैरह है, बल्ब कैसे लेते हैं और इसकी प्रोसेस आप स्टेज, जो स्टेज है मतलब इसकी मान लो स्टेप है कि कैसे माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे बल्ब ले लो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ड ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे मेरिस्टेम ले लो, कुछ भी ले लो, उसकी क्या स्टेज रहती है, क्या स्टेप रहती है उसकी, कैसे माइक्रो प्रोपेगेशन का कोई भी टाइप आ जाए, किसी भी अंग से क्या पूछ ले आपको, माइक्रो प्रोपेगेशन पूछ ले, ये स्टेज से याद कर लेना, इन स्टेज के अनुसार क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म परिवर्धन द्वारा पौधे उत्पन्न कराने के लिए संपूर्ण उत्पादन तकनीक के लिए मुरासिज ने 4 अवस्थाओं का सुझाव दिया। मतलब जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है इसके द्वारा क्या करना, पौधे को उत्पन्न करवाना, इसके लिए मुरासिज जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 4 अवस्थाओं का कह दिया, सुझाव दिया। इसके बारे में दोस्तों आया जो है डिब्रग और मिन्ने हैं, इन्होंने एक अलग अवस्था का भी क्या कर दिया, सुझाव दिया, वो है स्टेज 0। अब क्या करेंगे अपन, इन 5 अवस्थाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, प्रथम से जो तृतीय अवस्था होती है वो इन विट्रो में लेते हैं, मतलब पात्रों में लेते हैं। और इसके बाद में चौथी अवस्था होती है वो ग्रीन हाउस में पूर्ण होती है, इसके बाद में खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या करते हैं दोस्तों, इसमें करते हैं कि जो अपने जो प्रथम से लेके तृतीय तक जो भी अपनी प्रोसेस है वो तो कहाँ पर कंप्लीट होगी, वो तो अपनी कंप्लीट होगी पात्रों में, इनविट्रो में। और इसके बाद में जो चौथी है, चौथी में कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, चौथी में अपन ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर देते हैं, इसके बाद में खेत में ट्रांसफर कर देते हैं। वो क्यों करते हैं वो सभी डिटेल अभी अपन स्टेज में समझेंगे। इसके बाद में डिब्रग और मिन्ने ने स्टेज 0 दिया। अब स्टेज के बारे में जानते हैं। स्टेज 0, स्टेज 0 या अवस्था 0। देखिए दोस्तों, इसमें स्टेज 0 में क्या करते हैं, मतलब स्टेप है 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप मान लो। पहली स्टेप में क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम के लिए स्टॉक पौधे का चयन और उसका मेंटेनेंस करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसे बर्ड का मैंने नहीं करवा रखा तो बर्ड ही ले लो। सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी संवर्धन माध्यम है उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टॉक पौधे का चयन, पौधे का चयन कर लिए। पौधे के चयन में से अपन क्या करेंगे, पौधे के चयन में से अपन कर्तोतक वगैरह भाग करना और उसका मेंटेनेंस करना, उसको निर्जमीकृत करना, ये सब आ जाएगी अवस्था 0 में। मतलब संवर्धन माध्यम के लिए स्टॉक पौधे का चयन कर लिया, उसका मेंटेनेंस किया, अवस्था 0 में आ गया। अवस्था प्रथम स्टेज में क्या करते हैं, एस्पेटिक कल्चर आरंभ करना एवं उसकी स्थापना। मतलब क्या करते हैं, कर्तोतक वगैरह अलग कर लिया। इसके बाद में क्या करते हैं, जो कल्चर होता है, माध्यम होता है, मीडियम होता है, उसका क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कैसे, उसको इसमें बोल रहे हैं एसेप्टिक कल्चर, मतलब क्या है, निर्जमीकृत, मतलब उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म जीव वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये अवस्था प्रथम या स्टेज प्रथम में आ जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों मुख्य चरण। मुख्य चरण में क्या होता है, एक्सप्लांट आइसोलेशन। क्या है दोस्तों, एक्सप्लांट आइसोलेशन। मतलब क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट है, कर्तोतक है, इस पौधे से क्या लेंगे, स्टॉक पौधे का चयन कर लिया, इस पौधे से क्या करेंगे दोस्तों, इससे एक्सप्लांट का क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। एक्सप्लांट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, उसका क्या करेंगे, सतही निर्जमीकरण करेंगे, धोएंगे उसको और उचित संवर्धन माध्यम पर क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर किया दोस्तों, संवर्धन माध्यम के लिए क्या किया, स्टॉक पौधे का चयन कर लिया। फिर इसके बाद में दूसरे में जो संवर्धन माध्यम है वो तैयार किया, निर्जमीकृत एसेप्टिक कंडीशन वाला। फिर इसके बाद में क्या किया, एक्सप्लांट का क्या किया, आइसोलेशन किया उस चयन किए गए पौधे में से। इसके बाद में सतही निर्जमीकरण किया, उसको धोया और उसके बाद में क्या करते हैं, उचित संवर्धन माध्यम पर उसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों अवस्था तृतीय। अवस्था तृतीय में क्या करते हैं, कायिक भ्रूणों का अंकुरण एंड प्रवाह का निर्माण। मतलब जो तृतीय अवस्था होती है, स्टेज 3 होती है, उसमें कायिक भ्रूणों का क्या होने लग जाता है, एम्ब्रियो का निर्माण होने लग जाता है। और क्या हो जाता है, प्रवाह या मूल का निर्माण, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होने लग जाती है, शुरू होने लग जाती है। इसके बाद में अवस्था चतुर्थ में, मतलब एक पादप तैयार हो गया, उसमें एम्ब्रियो भी बन गया और क्या हो गई, प्रवाह मूल भी बन गया, तो एक पादप तैयार हो गया। अब इसके बाद में है दोस्तों प्लांटलेट।
मतलब क्या है, अवस्था चतुर्थ में क्या करेंगे, ग्रीन हाउस में जो अपने को छोटा युवा पौधा प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे दोस्तों, उसको जो ग्रीन हाउस है उसमें क्या करेंगे, निर्जमीकृत मृदा में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये क्या है दोस्ती, अवस्था क्या है, चतुर्थ है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्लांटलेट क्या बोलते हैं, प्लांटलेट अगर डेफिनेशन पूछ ले, प्लांटलेट क्या होती है या पादपों क्या होते हैं, पादप होते हैं दोस्तों। इसमें लास्ट में पादप के लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, प्लांटलेट आ जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अपना अपन ने कृत्रिम माध्यम से माइक्रो प्रोपगेशन से क्या किया, एक पौधा तैयार किया, पौधा तैयार किया तो वो छोटा युवा पौधा था, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लांटलेट बोलते हैं या पादप बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, चौथी अवस्था में ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। आई होप आपको माइक्रो प्रोपगेशन की समझ में आई होगी। कोई भी आपको पूछ ले तो ये स्टेप लिख देना। सबसे पहले बड लेते हैं, बड लेने के बाद में उसमें बड के लिए पौधे का सिलेक्शन करेंगे, कल्चर मीडिया तैयार देंगे, कल्चर मीडिया तैयार करने के बाद में उनको क्या करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे, एक्सप्लांट लेंगे, उसको क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस की एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होगी, फिर क्या करेंगे, फिर उसको ग्रीन हाउस में क्या करेंगे, स्थानांतरित कर देंगे। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद में है सिग्निफिकेंस, माइक्रो प्रोपेगेशन का महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोपेगेशन से पौधों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उनका पैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद में है माइक्रो प्रोपेगेशन से प्राप्त पौधे क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं, स्वस्थ होते हैं और क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। इसके बाद में है सूक्ष्म परिवर्धन की दर, कई कटोतकों से एक साल में क्या होते हैं, 6 गुना, मतलब क्या होते हैं 10 की पावर 6 या 6 गुना क्या करते हैं पौधे आसानी से, मतलब जो पारंपरिक विधि है उसकी 10 गुना 6 गुना क्या करते हैं पौधे अधिक गुणन कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, सूक्ष्म परिवर्धन की क्या होती है, माइक्रो प्रोपेगेशन में दर अधिक होती है पौधों को उत्पन्न करने की। इसके बाद में है दोस्तों, अलंकृत पौधों में जो फूलों का उत्पादन करते हैं वो फूल लंबे समय तक क्या रहते हैं, ताजा रहते हैं, तो आसानी से मार्केटिंग में इजी रहता है। इसके बाद में है आनुवंशिक रूप से समान पौधों की संख्या क्या होती है, ये जो बड़ी मात्रा में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आनुवंशिक रूप से भी क्या होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप वगैरह भी इनका क्या होता है, समान होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन की क्रिया वो अपन पूरी साल में चला सकते हैं, ऐसे नहीं कि ऋतुओं के आधार पर इसको चलाते हैं, पूरी साल में यूज में ले सकते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा। टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं ये जो अपन ने इस टॉपिक में बात की। इसके बाद में चलते हैं 12वें टॉपिक की और 11वें के अपन ने बात ही कर ली। फिर बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी बड, मतलब किसी का भी संवर्धन पूछ ले, आई होप अब तो आप लिख ही दोगे क्योंकि मैंने बहुत जगह इन विट्रो में भी बता दिया और इसके बाद में माइक्रो प्रोपेगेशन में भी करवा दिया कैसे करते हैं। ऑक्सिलरी बड में मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी में पहले भी बहुत जगह करवा चुका हूँ, बस ओनली कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी बड का क्या, सूट टिप का अगर कल्चर करें तो पौधे का ऊपरी भाग क्या होते हैं, ऊपरी भाग की सूट टिप होती है। अब सबसे पहले एक प्लांट था अपने पास, सूट टिप कल्चर में क्या किया, सबसे पहले एक प्लांट था, प्लांट की क्या की, एपिकल बड या सूट टिप को क्या कर लिया, अलग कर लिया, टिप को अलग कर लिया, ये टिप की अपन ने क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसको क्या कर लेंगे, स्टरलाइज्ड कर देंगे, निर्जमीकृत कर दिया। निर्जमीकृत करने के बाद में क्या करते हैं, पोषक माध्यम पर, पोषक माध्यम तैयार था अपना, निर्जमीकृत था, इसमें अपन ने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित करने के बाद में क्या स्टार्ट हो गया, सूट फॉर्मेशन, मतलब ओनली सूट फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें क्या नहीं हो रहा, उसमें जड़ों का निर्माण नहीं हो रहा है अभी तक। फिर रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इसमें रूट फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हुआ, रूटिंग प्लांटलेट्स, मतलब एक संपूर्ण पौधा तैयार हो गया, उसमें रूट भी बन गई और क्या बन गई, सूट भी बन गया, मतलब जो टिप ऑफ भाग है वो बन गया। इसके बाद में इसको क्या कर देंगे, पोर्ट में, मतलब जो ग्रीन हाउस वगैरह है उसको क्या, उसमें क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। यही क्या है दोस्तों, सूट टिप कल्चर के द्वारा क्या करना, पौधा तैयार करना, ऑक्सिलरी बड के द्वारा क्या करना, पौधा तैयार करना। कोई भी पूछ ले, तना से पूछ ले, पत्ती से पूछ ले, फल से पूछ ले, एक्सप्लांट कोई भी हो, उसकी प्रोसेस यही रहेगी दोस्तों। सूटिप कल्चर हो गया। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों मेरिस्टेम कल्चर। क्या है दोस्तों, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में क्या करते हैं, ऑक्सिलरी बड लेते हैं, ऑक्सिलरी ले लिए, इसके बाद में क्या ले लिया, एपिकल शूट ले लिया, मेरिस्टेम ले लिया, इसका संवर्धन करके जो पौधे उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कल्चर। ऑक्सिलरी बड, एपिकल शूट या मेरिस्टेम का जो संवर्धन करके क्या करते हैं, पौधे उत्पन्न करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कल्चर बोलते हैं। इसकी स्टेप क्या रहेगी, सबसे पहले एक्सप्लांट लेंगे, पादप से एक्सप्लांट को अलग कर लिया, उसको निर्जमीकृत वगैरह कर देंगे। ये सभी प्रोसेस तो आप साथ साथ लिखते रहोगे।
इसके बाद में है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को क्या करेंगे, निर्जमीकृत करेंगे। इसमें कल्चर शुरू कर देंगे। कल्चर शुरू का मतलब एक्सप्लांट इसमें डाल देंगे, कल्चर शुरू हो गया। इसके बाद में प्रवाह का निर्माण होगा। प्रवाह के निर्माण के बाद में क्या होगा, रूटिंग होगी। रूटिंग मतलब जड़ें वगैरह निर्माण होगी, जड़ भी निर्माण होगी, प्रवाह भी निर्माण हो गया, और इसमें एम्ब्रियो वगैरह भी बन गया। तो उसको क्या कर देते हैं, उसको पादपों को क्या कर देते हैं, हम मर्दा में ट्रांसफर कर देते हैं। यही क्या है दोस्तों, मेरिस्टेम कल्चर है। आई होप आप लिख दोगे, डेफिनेशन ये यहाँ पर करवाई थी। ऑक्सिलरी या एपिकल शूट या मेरिस्टेम का संवर्धन करके पौधे उत्पन्न करना। इसके बाद में है दोस्तों टॉपिक नंबर 15, 13, 14 मैंने पहले करवा दिया है 10वें टॉपिक में। इसमें है डिफरेंसेस बिटवीन सोमेटिक एंड गेमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक और जो गेमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, इसमें क्या अंतर है दोस्तों, देखिए। जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एस का मतलब है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये स्पोरोफाइटिक सेल्स से बने होते हैं। मतलब इनका निर्माण कैसे होता है, स्पोरोफाइटिक जो सेल्स होती है उनसे इसका निर्माण होता है। और गेमेटिक सेल्स से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। गेमेटिक सेल्स जब आपस में संलयन होगी तब क्या होगा, जो गेमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है उसका क्या होगा, निर्माण होगा। इसके बाद में है दोस्तों यह कृत्रिम इनवाइट्रो प्रक्रिया है। यह क्या है, एक कृत्रिम इनवाइट्रो प्रक्रिया है। इसके बाद में क्या है, यह क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें भ्रूण के लिए कम मात्रा में खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं। वो दोस्तों जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें क्या है दोस्तों, उसमें कम मात्रा में क्या है, कम मात्रा में खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कार्बोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हो गए, प्रोटीन वगैरह हो गई, इनका क्या होता है, भंडार रहता है भ्रूण में। कौन से में, गेमेटिक में। ये एसेक्सुअल क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद में है भ्रूण का एक्सप्लांट से कोई समय नहीं पाया जाता। मतलब जो भ्रूण होता है उसका एक्सप्लांट से कोई समानी संबंध नहीं होता, जिससे वह विकसित हुआ है, जिससे पादप से ये विकसित हुआ है या जिस एक्सप्लांट से ये विकसित हुआ है उसके एक्सप्लांट से ये कोई समानी संबंध नहीं रखता। भ्रूण एवं एक्सप्लांट में अच्छी तरह से जुड़ी हुई वाहिकाएं होती है। मतलब जो भ्रूण और जो एक्सप्लांट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर चलते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर टॉपिक है, बार बार पूछे जाने वाला, तो वो है सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड में जो अपने सिलेबस में संपूर्ण है उसको भी समझेंगे, और जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा वो चीज में मैं आज समझाऊंगा कि सिंथेटिक सीड क्या होता है, कैसे तैयार करते हैं। ये सभी के कंफ्यूजन बना रहता है। कृत्रिम सीड बोलते क्या है, क्या कृत्रिम तरीके से पौधे तैयार करके उनसे सीड प्राप्त करना कृत्रिम सीड होता है? नहीं दोस्तों, कृत्रिम तरीके से पौधे तैयार करना और उसके बीज उत्पादन करना कृत्रिम जो सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन है वो नहीं होता है दोस्तों, अलग से होता है। इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए दोस्तों, सिंथेटिक सीड, सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, प्रोसेस अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, सिंथेटिक सीड होता है आधुनिक समय में आधुनिक तकनीकियों के द्वारा कृत्रिम रूप से बीज उत्पादन किया जाता है। ऐसे कृत्रिम ऐसे बीजों को क्या कहते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित बीज कहते हैं। मतलब क्या है, आधुनिक तकनीकियों का यूज करते हैं और कृत्रिम रूप से, ना कि नेचुरली रूप से, कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक या कृत्रिम सीड बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तब डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जो संश्लेषित बीज है ये क्या होते हैं, जेल के क्या होते हैं, मनके या बीड होते हैं। सबसे पहले ये याद करिए कि जो संश्लेषित बीज होते हैं जेल के मनके या जेल के मनके होते हैं, जिनमें कायिक भ्रूण होता है। जिनमें क्या होता है, कायिक भ्रूण होता है या सूट बड होती है। जो सूट बड हुई वो होती है, वो इस प्रकार से बंद होते हैं। एक तो क्या था, सोमेटिक एम्ब्रियो एंड सूट, ये दोनों इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, बंद होते हैं, जिससे क्या हो, जो प्लांटलेट के लिए क्या हो, विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व वर्धी नियामक उपलब्ध हो सके। सबसे पहले क्या है, संश्लेषित बीज जेल के क्या होते हैं, मन के होते हैं। अब जो सोमेटिक एम्ब्रियो है, सोमेटिक एम्ब्रियो है
और जो शूट बड है वो इस प्रकार से बंद किए जाते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियो जो भ्रूण है, सोमेटिक का एक भ्रूण है, और जो शूट बड है उसको इस प्रकार से बंद किया जाता है जिससे क्या हो, उसमें जो प्लांटलेट होता है, पादप, जो युवा पादप होता है, उसको विकसित होने के लिए उसमें क्या हो, आवश्यक पोषक तत्व हो, वर्धी नियामक हो, प्रतिजैविक उपस्थित हो। अब दोबारा से समझिए दोस्तों, ये क्या होते हैं, जेल के मन के होते हैं, उसमें क्या होता है, सोमेटिक, मान लो ये क्या है, सोमेटिक एम्ब्रियो है, सोमेटिक एम्ब्रियो हो गया, सोमेटिक एम्ब्रियो शूट बड है, इसको इस प्रकार से बंद करेंगे कि इसके जो अंदर क्या हो, अंदर आवश्यक पोषक तत्व हो, वर्धी नियामक हो और प्रतिजैविक हो, वो क्या हो, उपलब्ध रहे। और ये प्लांट को जब अंकुरण हो, बीज का अंकुरण हो, तो उस टाइम क्या हो दोस्तों, उस टाइम क्या हो, उस टाइम उसका लिए पोषण प्रदान करें। दोबारा से समझिए, ये क्या है दोस्तों, ये है अपना सोमेटिक एम्ब्रियो है, सोमेटिक भ्रूण है। भ्रूण को इस प्रकार से आवरण करते हैं, आवरण कर दिए, आवरण के बाद में उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होंगे, आवश्यक पोषक तत्व होंगे, वर्धी नियामक होंगे और प्रतिजैविक उपलब्ध होंगे, प्रतिजैविक उपलब्ध होंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, इनसे जो पौधा है जब अंकुरण होगा, पौधे का अंकुरण होगा, तो उस टाइम क्या मिलेंगे, आवश्यक पोषक तत्व, वर्धी वगैरह, उसके लिए क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। आयु को समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो दूसरे में समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, संश्लेषित बीज एक संश्लेषित पॉलीमर के क्या होते हैं, जैव विघटित आवरण में संपुटित कायिक भ्रूण होते हैं। मतलब जो संश्लेषित बीज है, देखिए दोस्तों, संश्लेषित बीज है संश्लेषित पॉलीमर के जैव विघटित आवरण में संपुटित जो क्या होते हैं, कायिक भ्रूण होते हैं। मतलब कायिक भ्रूण क्या होगा, एक संपुटित आवरण से क्या होगा, ढका हुआ होगा, उसमें क्या होंगे, आवश्यक पोषक तत्व वगैरह होंगे। जब भी उसको अंकुरण की बढ़िया परिस्थिति मिलेगी तो उसमें अंकुरित हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों, आवरण कृत्रिम बीज उत्पाद आवरण की तरह कार्य करता है। मतलब जो आवरण है कृत्रिम बीज का, वो आवरण की इसकी तरह करता है, कृत्रिम बीज की तरह क्या करता है, बाती कार्य करता है। जो आवरण लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, भ्रूण का प्रबंधन करने के लिए, और क्या करने के लिए, परिवहन के दौरान यांत्रिक क्षति नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं, उसमें आवरण लगाते हैं। इसके बाद में है, यह आवरण कायिक भ्रूण को अंकुरित होने देता है। मतलब ऐसा होता है कि उसको जब अनुकूल परिस्थितियां मिली तो उस टाइम अंकुरण हो सके उसका, और सफलता से क्या बन सके, एक पौधा बन सके। आई होप सिंथेटिक सीड तो आसानी से समझ में आ ही गया होगा अगर ध्यान से सुना होगा तो। इसके बाद में है मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब मटेरियल और इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए अपने को, ये जो सिंथेटिक सीड बनाते हैं उस टाइम उपकरण क्या क्या चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो चाहिए, और इसके बाद में ऑटोक्लेव चाहिए, इनक्यूबेटर चाहिए, तूला चाहिए, और इसके बाद में क्या चाहिए, पीएच मीटर चाहिए। कांच के उपकरण क्या क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, पेट्री प्लेट चाहिए, कल्चर नलिकाएं चाहिए। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है चिमटी एंड चाकू। चिमटी एंड चाकू होते हैं 90% इथाइल एल्कोहल, और उसको किससे करते हैं, ज्वाला से निर्जमीकृत करते हैं। मैंने कहा था अभी निर्जमीकरण की विधि बताई थी उस टाइम कि पहले तो क्या करते हैं, इथाइल एल्कोहल से क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। इसके बाद में उस पर क्या लगाते थे, ज्वाला लगाते थे। उस टाइम जो भी उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में है स्प्रिट लैंप चाहिए, ग्लास मार्किंग पेन चाहिए और रुई चाहिए। इसके बाद में है रसायन कौन कौन से चाहिए, आसुत जल चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड चाहिए सॉरी दोस्तों। इसके बाद में चाहिए इथेनॉल चाहिए, वर्धी नियामक चाहिए, सेकेरोज चाहिए, और इसके बाद में क्या चाहिए, कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए। अब इसके बाद में प्रोसीजर समझते हैं, जो अपने ऊपर पढ़ा बस लगभग वही रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, पोषक स्टॉक माध्यम तैयार करेंगे सॉरी दोस्तों, पोषक स्टॉक माध्यम तैयार करना है। पहले क्या करना है, न्यूट्रिएंट स्टॉक तैयार करना है। कौन सा तैयार करना है, जो मैंने कहा था ना, एक आवरण में क्या बना रहता है, पोषक माध्यम क्या रहता है, ढका रहता है। तो जो आवरण के मध्य जो भी पोषक लेते हैं, वर्धी नियामक लिए और जो भी प्रतिजैविक वगैरह लिए, उसका माध्यम तैयार करेंगे। सही, एमएस माध्यम जो मीडिया है वो तैयार करेंगे। आवश्यक मात्रा में निर्जमीकृत जल में घोल, मतलब उसको क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं उस माध्यम को। इसमें क्या क्या मिलाएंगे, वर्धी नियामक मिलाएंगे, एगार मिलाएंगे, और इस माध्यम को क्या कर देंगे, निर्जमीकृत कर देंगे। निर्जमीकृत कर दिए। इसके बाद में है कर्तोतक का विलयन। ये एक माध्यम तो किसके लिए तैयार करते हैं, जो अपने को एक पौधा उगाना है। ये पूरी प्रोसेस समझो, फिर इसके बाद में मैं बता दूंगा।
कर्तोतक का क्या करेंगे, विलगन करेंगे। विलगन मतलब अलग करेंगे। स्वस्थ एवं डिप्लॉइड सेल से बना होना चाहिए और निर्जमीकृत करते हैं। कर्तोतक को स्वस्थ और डिप्लॉइड सेल से बना होता है और उसको अपन क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। इसके बाद में है आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट, मतलब क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट है, सॉरी इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब मैंने बताया था कि संवर्धन माध्यम पर क्या करना, स्थानांतरित करना। इसमें क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड जो टिश्यूज होते हैं उनकी एक एक एमएम की क्या करते हैं, स्लाइसेस काटते हैं और इन स्लाइसेस को जो माध्यम तैयार था अपना, उसमें क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, जिससे उस माध्यम में क्या होते हैं, भ्रूण और कैलस के निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए क्या होते हैं, रसायन होते हैं। और इसके बाद में किसमें ट्रांसफर करते हैं, इनोकुबेटर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद में है आइसोलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। क्या है दोस्तों, आइसोलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। जो सोमेटिक एम्ब्रियो बनता है, अब अपन ने बात की थी, इसके बाद में एम्ब्रियो बनेगा, मतलब जैसे कैलस का वगैरह इनका माध्यम है, माध्यम में जो भी अपने रसायन वगैरह है, प्लांट हार्मोन्स वगैरह है, वो किसका निर्माण करेंगे, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। जो भी ग्लोबुलर और टोरपीडो संरचना का क्या है दोस्तों, कायिक भ्रूण है, उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है कायिक भ्रूणों का क्या कर देंगे, संपुटीकरण। जो भ्रूण अलग की है अपन ने, उसके बाद में क्या कर देंगे, संपुटीकरण कर देंगे। संश्लेषित बीजों का क्या कर लेंगे, भंडारण कर लेंगे। देखिए दोस्तों दोबारा से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, कल्चर स्टॉक तैयार कर लिया। कल्चर स्टॉक तैयार करने के बाद में क्या करेंगे, एक्सप्लांट को अलग करेंगे। कल्चर मीडिया को भी निर्जमीकृत कर लेंगे, एक्सप्लांट को अलग किया, उसको भी क्या कर लेंगे, निर्जमीकृत कर लेंगे। निर्जमीकृत करने के बाद में अपन ने दो प्रोसेस पढ़ ली। दो प्रोसेस के बाद में तीसरी क्या थी, कर्तोतकों का संरोपण। मतलब ऊपर क्या कर लिया, माध्यम तैयार कर लिया और क्या कर लिया, एक्सप्लांट को अलग कर लिया। अब जो कर्तोतक थे उनको किस पर, संवर्धन माध्यम पर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। इसके बाद में जो सोमेटिक एम्ब्रियो है, जो अपना उसमें माध्यम में डालने के बाद में जो अपना एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो को अलग कर लेंगे। कौन से एम्ब्रियो को अलग करेंगे, ग्लोबुलर और टोरपीडो संरचना वाले भ्रूणों को। इसके बाद में जो भ्रूण भी तैयार कर लिया, भ्रूण का क्या करेंगे, संपुटीकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, संपुटीकरण। संपुटीकरण का क्या करते हैं, एक बाहर की ओर क्या होता है, आवरण होता है, जो अंदर जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं, एम्ब्रियो वगैरह होते हैं, उनको सती होने से रोकता है। अब क्या होता है दोस्तों, सोमेटिक आवरण क्या करते हैं अपन की, उनका क्या कर सके, आवरण कर सके। और ये जो कृत्रिम सीड होते हैं 4 से 6 mm आकार के होते हैं, इनको क्या करते हैं, फिर निर्जमीकृत कर लेंगे और संश्लेषित बीजों पर इस प्रकार से अपने को क्या प्राप्त हुए, सिंथेसिस सीड प्राप्त हुए। इनको किस पर स्टोरेज रखते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, एक अधिक भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है। 3 से 7 सप्ताह के लिए किसमें, अंधेरे में भंडारित करते हैं। इस प्रकार से अपने क्या सिंथेसिस सीड तैयार हो जाते हैं दोस्तों। आई होप आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद में है इनका यूज किसमें करते हैं, इनका यूज करते हैं एक तो डायरेक्ट सोविंग के लिए, कम समय में पूरे वर्ष के दौरान उत्पन्न करने के लिए, प्रसुप्ति समाप्त करने के लिए। इसके बाद में शीघ्र अंकुरण के लिए ग्रीन हाउस में इनका यूज अधिक होता है, ग्रीन हाउस में अधिक उगाते हैं दोस्तों। ये अपना संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में अपन एक क्लास में किसकी बात करेंगे, ओल्ड पेपर्स की बात करेंगे। पहले आप इनको पढ़िए आराम से, इसको बार बार, क्लास को एक बार समझ में नहीं है, पीडीएफ रटने की कोशिश मत करना, क्लास को 2 बार ले लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। पीडीएफ को 2 बार पढ़ोगे तो आप ही का नुकसान है, क्योंकि पीडीएफ से इतना समझ में नहीं आएगा जितना समझाने से आता है, क्योंकि ये समझने लायक सब्जेक्ट है। इसके बाद में मैं ओल्ड पेपर में जो भी अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको क्या करूंगा, उनकी क्लास लूंगा और शाम को मैं क्लास डाल दूंगा। ये क्लास आपको पसंद आए तो क्या करना है, क्लास को लाइक करना है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह की क्लासेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर क्लास को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम।